देखो देखो तो सोमानी बताया डिजॉल्व का मतलब आप समझते हो, कोई चीज एक तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ डिसकंटिन्यूड हो गई। लेकिन ना पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहता है कि आज आपको पढ़ाऊंगा डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, वन ऑफ द मैंने बेस्ट टॉपिक्स मान सकते हो आप, अगर समझ गए तब तो लिखो तो गर्ल्स। इसका नोट बहुत ज़्यादा लंबा है लेकिन बहुत ही मैं जो समझा दूंगा वही क्वेश्चन मैंने बना लोगे फिर क्वेश्चन। देखो डिजोल्यूशन ऑफ ए, देखो वर्ड लिखा है बुक्स में देखना है स्टूडेंट, हमें मिलेगा डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म वर्ड है, कृपया कृपया बोर्ड पे अभी, अब बात नहीं, अब मैं लगूंगा डेप्थ में। डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, हेडिंग से क्लियर हो गया कि सर आप वहाँ पे फर्म जोड़ दियो, हेडिंग से ही सोमानी क्या क्लियर हुआ, हाँ मैं पढ़ाऊंगा फर्म ही खत्म हो गई है, तो फर्म ही खत्म हो गई तो मालूम है इस चैप्टर का थ्योरी बहुत अलग अलग टाइप का पूछता है, 2 मार्क्स का एक थ्योरी भी आएगा, आप देखिएगा डिजोल्यूशन पेपर एक 2 मार्क्स का थ्योरी आता है और बहुत ही शानदार टॉपिक्स है, हम लोग बना लेंगे। मैं तुम लोग को जब भी निराश किया ना बनेगा, क्योंकि मैं उतने ही डेप्थ में पढ़ाऊंगा इसको कि हमारा छूटे नहीं सर ये, क्योंकि क्वेश्चन तो न्यू आएगा, ये तो पक्की बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग ना आज कॉपी में लिख लेना तो ये वाला वर्ड क्लास 1, देखो समझाऊंगा कैसे मैं इतना फास्ट। अच्छा इसका एक दिक्कत क्या है, इस चैप्टर के साथ गेम क्या खेलता है, आपको जर्नल भी बनाने दे सकता है, बोलेगा जर्नल बनाओ पूरे क्वेश्चन का। अब मान ले कुछ बच्चों का जर्नल वीक होता है, हकीकत ये है कि जर्नल हम सर उतना इजी नहीं बना पाते, कभी कभी जर्नल नहीं देके क्या देगा मालूम है गर्ल्स, क्या बनाने देगा, लेजर। ओ सर डिजोल्यूशन में लेजर, हाँ लेजर बनाने देगा। सुनिए डिजोल्यूशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेजर है वो मैं बता दूंगा, तो सर जर्नल देगा ना लेजर, आप ठीक है जर्नल भी दे सकता है, 25-30 जर्नलिटी बन जाती है करीब, और या अदरवाइज लेजर देगा, और क्वेश्चन आता है डायरेक्ट 12 मार्क्स का, ये क्लियर किए। तो सर आइदर जर्नल बनाने देगा आइदर लेजर बनाने देगा। अब आता है सर मैं एक बार लिखवा दूं कि सर हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट लेजर कौन कौन से बनते हैं। ये सर एक पहला एक चैप्टर है 11-12 में जिसमें एक बहुत ही अलग टाइप का लेजर बनता है, बहुत ही अलग, जो नाम हमने सुना ही नहीं है, कौन सा बोलिए तो, नॉट रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन बनता है, ये तो आईसी का फेवरेट क्वेश्चन है हमारे से, बोलता व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन। तो ये ना एक्चुअली रिवैल्यूएशन होना चाहिए, मैं रिवैल्यूएशन से भी बनाऊंगा तो आंसर टैली करेगा गर्ल्स मालूम है, लेकिन ना वी हैव टू ओपन एक स्पेशल टाइप ऑफ लेजर एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म। तुम लोग को जानकर ताजुब होगा कि कंपनियां भी खत्म हो जाती है, डागा कंपनी खत्म हो गया, हाँ बहुत सी कंपनी डागा क्या हो जाती है, अरे खत्म मैंने अस्तित्व खत्म हो गया, बाजार से ही गायब हो गया, तो कंपनी का कभी भी याद रखने का डिजोल्यूशन नहीं होता है। जबकि एक ही स्टाइल है, फर्म डिजोल्व हो गई, फर्म हमारी बंद हो गई, मैंने फुल स्टॉप लग गया, कहानी खत्म, पार्टनर घर चले गए, एसेट बेच कर, मैंने समझ ही रहे हो कि सब कुछ खत्म हो जाना। लेकिन यार रखना कंपनी में भी सब कुछ खत्म होता है तब डिजोल्यूशन वर्ड नहीं होगा, कंपनी खत्म होगी तो वर्ड होगा लिक्विडेशन। दोनों में बहुत क्या है अंतर है, लिक्विडेशन मतलब भी क्या, आप पूरा लिक्विडेट हो गए, खत्म हो गए, लेकिन कंपनी में भी जब लिक्विडेशन होता है तो देखा गया, हम लोग पढ़ा रहे हैं सेम 6 में आता है, उसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट तब सोमानी कब बनाते हैं, जब कोई पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व होगी, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट है, इसको बनाने का स्टाइल बहुत अलग टाइप का है, समझ गए तो इजी, नहीं समझे तो टफ। ओ सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा लेजर में, 100% बनाना पड़ेगा सर। उसके बाद सुनिए, उसके जब आप डिजोल्व हो गए तो 100% आपको सारी प्रॉपर्टी या तो बेचनी पड़ेगी या फेंकनी पड़ेगी या घर ले जानी पड़ेगी, 3 में एक काम। मान लिया मेरा कोचिंग मैंने बंद कर दिया, आइदर मैं यहाँ का प्रॉपर्टी सेल करूंगा, आइदर फेंकूंगा मैंने, काम का नहीं है तो क्या करूंगा, घर थोड़ी ले जाएंगे, काम का नहीं है तो आपके लिए जीरो हो गया, भूल जाइए, आप उसको फेंक दीजिए, और अदरवाइज खुद ले लो, अदरवाइज खुद ले लीजिए, यानी मैं सेल्फ लेके चला गया। इसका ना याद रखना, कोई भी फर्म डिजोल्व होगी तो इसका ना साफ ही क्लियर हो गया कि जब फर्म ही बंद हो जा रही है तो उस कहने का मतलब है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए फर्म, और उसका नामो निशान इंडिया से क्या होगा, खत्म होगा। और पार्टनरशिप एक्ट में लोग रजिस्ट्रेशन कराए तो रजिस्ट्रेशन भी वहां से हट जाएगा। अब क्लियर करना कि मैं तो डिजोल्व हो गया हूं, फर्म कहता है कि भैया हम लोग तो खत्म हो गए, तो भैया खत्म हो गए तो ABCD जो भी पार्टनर अब करेंगे क्या, एक ही रास्ता है, सारी जो तेरे पास एसेट्स है या तो बेच दे या खुद ले जा घर, 2 में से एक हो, या तो से या काम का ही नहीं है, यूजलेस हो गया तो हटा दे, और जितनी भी लाइबिलिटीज आपकी बाहर वाली है वो लोग छोड़ेगा नहीं, सब पहुंच जाएगा, लाइबिलिटी मैंने जो आउटसाइड है सब पहुंच गया, बोला सर हमारा पैसा दीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। तो कहने का मतलब है एसेट जब बेचोगे तो वो पैसा आपको लाइबिलिटीज चुकाने के क्या होगा, काम आएगा। फिर बच गया तो घर ले जाना, नहीं बच गया तो लॉस, नहीं बचा तो लॉस, और ज्यादा ले गए तो प्रॉफिट।
तो इसका ना क्या होता है ना, ये आज सिखा दिया इशारे में कि जब भी कोई चीज ना गर्ल्स याद रखना या बॉयज याद रखना सडनली बंद होती है, डागा कोई चीज सडनली होता है तो 100% आपको उसके द्वारा क्या होगा, या तो लॉस या प्रॉफिट, या तो लॉस या प्रॉफिट। सडनली हो रहा है, जैसे मैं सडनली कोचिंग में पाना बंद कर दिया सडनली, तो सडनली होने की वजह से मुझे क्या हुआ, लॉस हो गया सर सडनली। तो ये जो अब तो सर ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं मालूम है, इस चैप्टर का पढ़ने का जिस सिखा दिया, व्हाट द नीड ऑफ स्टडी ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो मैं मेरे हिसाब से मालूम है चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं कि एक फर्म या एक मान ले कंपनी जब सडनली बंद होती है तो उस बंद होने की वजह से उन्हें कुछ लॉस या क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी ये लॉस या प्रॉफिट मैं प्रोडक्ट बेच के नहीं कमाता हूं, समझ में आ रहा है, मैंने गुड्स खरीद के सोमानी क्या किया, सेल करके ये प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। तो बता तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का प्रॉफिट या लॉस होगा जिसकी मैंने कभी भी हाँ ऐसे कहना होगा। तो सर ये जो इसका ना क्या हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इसलिए पढ़ेंगे कि एक फर्म सडनली बंद हुई है, बंद होने से पार्टनर लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये जो सडनली हमने काम किया है इसका अंजाम बुरा होगा, या तो जबरदस्त लॉस होगा या प्रॉफिट, दोनों हो सकता है। तो सर उस लॉस और प्रॉफिट को मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा कि इस बंद होने की वजह से काश में बंद नहीं करता तो डागा ना लॉस होता ना, तो ये लॉस या जो प्रॉफिट होता है ना, मेरी नजर में स्टूडेंट ये कहीं भी मतलब उसको क्या कहे, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस नहीं है, थोड़ा सा क्या है डागा, अभी तो पता है हाँ मेरी भाषा में सर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट लॉस होने वाला है जिसकी मैं कल्पना नहीं किया था, वही निकालना है। ओ सर स्कूल का टीचर चैप्टर में यही बोलेगा क्या फर्म बंद हो गया है तो बंद होने से कितना, हाँ वही काम करेंगे और उसके लिए एक स्पेशल लेजर बनता है दैट इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। तो डाका रियलाइजेशन अकाउंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट, it is prepared at the time of dissolution of a partnership firm, it is prepared to ascertain the profit or loss due to dissolution of a firm। वो लॉस प्रॉफिट वो इससे निकलेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बाय नेचर क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट है। यादव को कहने दे, यादव छात्रा ये नॉमिनल अकाउंट का चक्कर सर बार बार ये सब क्या बोलते रहते हो, पर्सनल रियल नॉमिनल, ये नॉमिनल अकाउंट ये पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बोल तो यादव नॉमिनल अकाउंट है ना पर्सनल ना रियल, पक्का प्रूफ कर दे। मैं नहीं समझा, मैं मूर्ख स्टूडेंट हूँ, मतलब ना सर ये पर्सनल है, आप झूठ कह रहे हो। अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। हाँ जिस अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट या लॉस अचीव करते हैं उस वो अकाउंट हमेशा नॉमिनल टाइप का होगा। ये कहीं किसी का नाम तो है नहीं, नाम थोड़ी है डागा, किसी का राम श्याम मधु जदू है क्या, कोई कंपनी का नाम लगा था, वो थोड़ा दिक्कत करता है, तुम 2-3 बार करना। अच्छा डागा तब इसका ना ये प्रूफ होता है कि सर ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, किसी फर्म का नाम, मेरा नाम, तेरा नाम, कंपनी, हॉस्पिटल, जो कुछ भी कह लो, म्यूनसिपलिटी, कॉर्पोरेट, इनका जो नाम होता है वो नाम पर्सनल अकाउंट है। तो सर ये नेमिंग वर्ड तो है नहीं, तो रहा क्या ये कोई प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कैश, ना सर, तो ये क्या होगा, नॉमिनल होगा। तो लिख देना कि सर रियलाइजेशन अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है जो एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में ये लेजर हमें बनाना ही पड़ेगा। दिस इज द मेन मेरा कोर सब्जेक्ट विषय का, कोर माने हमारा पूरा फोकस है रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। इसका 2 पार्ट होगा तो समझ ही रहे हो, डेबिट और क्रेडिट, इतना आप समझ गए। बाय नेचर इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, और ये प्रॉफिट या लॉस थोड़ा सा हटकर होगा जिसकी मैं कल्पना नहीं किया था, और वो लॉस प्रॉफिट आपको बियर करना पड़ेगा, सीधी बात। अब आ रहा है सर लेजर में और क्या बनेगा, अब लेजर में ये भी बनेगा गज जब कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो पार्टनर लोग आपस में लड़ मर लेंगे, क्योंकि सर इनको भी टेंशन है कि हम भी करोड़ों रुपया क्या किए हैं फर्म में लगाए, तो सी भी चाहता है मेरा पैसा किसी तरह तो निकाल तो लूं, और बी सी ए भी डूबे तो डूबे, मेरा क्या, मैं तो अपना निकालूं ना, ऐसा थोड़ी होगा। जो जितनी तब सोमानी कैपिटल लगाया है क्या करेगा, वो तो लेगा, लेकिन वो कब लेगा, बाहर वाले को चुकाने के बाद। मैंने ध्यान रखना आफ्टर मीटिंग द आउटसाइडर्स ऑब्लिगेशन, बाहर वाले में आप बैंक से लोन लेके रखे हो, आप क्रेडिटर से करोड़ों का गुड्स खरीदो, आपको वर्कर का वेजेस देना बाकी है, बैंक से ओडी लिया हुआ है, भैया इनका पैसा दो, अपना थोड़ी लोगे। तो लॉ कह रहा है कि जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो पहले आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या करना होगा, पेमेंट करना, फिर अपना सोच। और एक्सटर्नल लायबिलिटी में जो सिक्योर्ड लायबिलिटी है, सिक्योर्ड मैंने जिसके लिए आप कुछ गिरवी रखे थे, चार्ज रखे थे, सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड वालों को आपको क्या करना है, पहले देना। सिक्योर्ड मतलब क्या भैया, मान ली ये जगह मैंने क्या किया है, स्टेट बैंक से मैं लोन लिया हूं, ये क्या करके मैं लोन चुका दूंगा, लोन नहीं चुका पाऊंगा तो स्टेट बैंक मेरा ये फ्लैट क्या करेगा, जगह क्या करेगा, ले लेगा, तो वो सिक्योर्ड हो गया, उनको तो मुझे पहले देना है। तो डाका इसका ना क्या होगा, फर्म बंद होगी तो एबीसी को ये सोचना है अपना क्या कर, बाद में सोच, पहले बाहर वालों का सोच। और प्रॉपर्टी बेचेगा तो हिम्मत मत कर कि उसका पैसा ले जाऊं, पहले बाहर वाले को दे। ओ सर बाहर वाले को देंगे, कौन कह रहे हैं, लॉ का नहीं था, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले देंगे, फिर मान लो जो सिंपल क्रेडिटर्स है उनको दूंगा। क्रेडिटर्स में सब आ गए, अरे वो सब जितना बाहर वाला दे दिए, फिर पार्टनर का नंबर आएगा। पार्टनर में भी किसका नंबर आएगा गर्ल्स, पहले पार्टनर का
लोन का पेमेंट करेंगे। ओ पार्टनर लोन दिया है तो वो पहले लेगा, फिर कैपिटल का नंबर आएगा, मालूम पड़ेगा उसके पहले ही पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया, लॉस खा गया। और आप अपना पैसा निकाल लिए और उससे ज्यादा निकाल लिए तो नेचुरल है क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपका नंबर लास्ट में आएगा। लॉ कहता है तुम लोग लास्ट में लेना। तो डागा इसका मतलब हर पार्टनर में अब लड़ाई क्या होगी कि किसकी कितनी कैपिटल डिजोल्यूशन के वक्त, सुनिए पहले, डिजोल्यूशन के वक्त थी वो हम लेंगे, और डिजोल्यूशन होने से जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसमें भी तो मुझे क्या करना होगा, शेयर लेना पड़ेगा। तो मेरे को अपना फाइनल क्या करना है डागा, निकालना पड़ेगा कि हमारी पोजीशन एकदम अंत में जब फर्म खत्म हो गया हमारा कैपिटल फर्म में कितना लगा हुआ था। इसका ना एक लेजर और बनेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुनिएगा, पार्टनर्स का, और आईसी सीबीएसई का पेपर है सर, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी आता है। इस बार का पेपर बार बार बोल रहा हूं, आप थोड़ा देखिएगा कि पेपर कैसा आया था, और दोनों ही तो पार्टनर का होता है। तो इसका ना सर ये भी लेजर में बनेगा। अब आता है स्टूडेंट, आप सारा सेटलमेंट किससे करोगे, सेटलमेंट मस्ट बी डन विद द हेल्प ऑफ कैश और बैंक। इसका ना आपको एक बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचोगे, करोड़ों का पेमेंट करोगे, तो कितना पैसा आया गया उसका हिसाब डागा रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट और कैश बुक लिख सकते हो, जो कैश बैंक। ये तीन तो 100% आपका इस चैप्टर का लेजर बनेगा ही। 3 लेजर बनाने हैं, करीब 1 पेज का ये बनेगा, हाफ पेज का वो बनेगा। सर मान लीजिए और कोई एक्स्ट्रा लेजर, तो देखा गया कभी कभी टीचर गेम खेलता है डागा, क्या आपको 1-2 एक्स्ट्रा लेजर क्या करेगा और दे देगा, बोलेगा ये भी करके दिखा तुम, अरे वो सब कुछ नहीं, वो सब छोटा मोटा है। सर क्या दे सकता है आप ही बता दो। पार्टनर लोग लोन दे के रखे थे गर्ल्स, तो मैं आपको क्या करूंगा, कभी कभी क्या पार्टनर्स लोन अकाउंट का लेजर भी हम बनाएंगे। तो ऐसा नहीं, ये इंपॉर्टेंट लेजर में ये 4 बनेगा। जनरल तो बनेगी 25-30, उसके बाद लेजर बना लेना। और लेजर के में क्या क्या बनता है बता ही दिया हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट बाय नेचर इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, कहने दे दिए। याद है बताइए कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, वेदर इट इज नॉमिनल और नॉट, क्या है, तुरंत स्पॉट, पर्सनल है। ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल मैंने या तो गर्ल सुनिए तो फर्म को ABC से पैसा लेना रहेगा लास्ट में, या इनको देना रहेगा, वो सब पर्सनल अकाउंट है। और बैंक बता दे मैं मान जाऊं, बैंक याद रखना, कुछ ऑथर का इंस्टीट्यूट का मैटर उसमें पर्सनल लिखा हुआ है, जबकि बहुत जन इसको रियल भी कहते हैं। मालूम है बैंक रियल अकाउंट हो सकता है, कोई पता क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने वहां पैसा क्या रखा है, डिपॉजिट रखा है, तो इट्स ए टाइप ऑफ क्या, रियल अकाउंट। ये कहीं भी गलती नहीं है। आजकल तो इतनी सुविधा है कि मुझे बैंक में ही नहीं जाना, मेरे फोन में ही पैसा है, प्लस माइनस यही कर लेंगे, तो इट्स ए प्रॉपर्टी। आप किसी भी सेटलमेंट को आप इमीडिएट कर सकते हो बैंक से। तो बैंक में जो भी पैसा आपका डिपॉजिट है वो आपका प्रॉपर्टी है, वो 1 करोड़ का या 10 करोड़ का बैंक में, तो वो तो सर रियल होगा। लेकिन ना, सीएम एड बोला है बैंक को हमारे छात्र क्या मान के बनाएंगे, पर्सनल मानेंगे। क्यों, क्योंकि आपने पैसा किसी संस्था को दे के रखा है। मैंने ये बैंक अकाउंट नहीं, एक्चुअली आपने स्टेट बैंक में खाता खोला है, तो आपको लिखना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है, यानी मैंने पैसा किसी व्यक्ति को क्या करके रखा है। बैंक एक व्यक्ति हुआ, इट्स टाइप ऑफ, आप उसको दे कर रखे हो। ये राम श्याम मधु की तरह ही तो है, इनसे लेना है या इनको देना है। तो इसका ना क्या होगा, बैंक किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये क्लियर हो गया। तो इसको लोग पर्सनल बोलते हैं। और ये लोग ये भी बोलते हैं कि बैंक का बैलेंस कभी कभी क्या होता है, माइनस हो जाता है। प्रॉपर्टी में माइनस नहीं होता, प्रॉपर्टी मीन्स रियल अकाउंट, तो प्रॉपर्टी माइनस थोड़ी होगा कि मैं बोलूंगा मशीन माइनस 5 लाख का हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो इसका ना क्या हो गया गस, तुम समझेगी क्या कि ये पर्सनल इसलिए है क्योंकि बैंक हमारा कभी कभी क्या होगा, माइनस। माइनस मतलब मैं 1 करोड़ जमा करके 2 करोड़ बैंक से निकाल के बैठा हूं। अब बैंक वाला कहता है बबलू सर आप 1 करोड़ रुपए हमारा क्या करो, वापस दो। तो लो, बैंक तो मेरे लिए इस बार क्या हो गया, लाइबिलिटी है, जबकि प्रॉपर्टी रियल अकाउंट होता है। तो इसका ना हम लोग इसको किस में डालेंगे, पर्सनल में डालना। लिख देना एक्चुअली जो मेरा पैसा बैंक में है वो मेरे कंट्रोल, फिलहाल मेरे पास नहीं है, बैंक के पास है। अब बैंक डूब भी सकता है तो मेरा पैसा डूब जाएगा, सिंपल वर्ड में। तो बस लिख देना बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हम अपना पैसा किसी इंस्टीट्यूशंस को देकर रखे हैं और उनसे या तो लेना है या वो लोग मुझसे लेंगे अगर ओवरड्राफ्ट है तो ये पर्सनल अकाउंट की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है, जैसे रिटायरमेंट में एडमिशन में एक बैलेंस शीट बनाते थे लास्ट में। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगा, इसका आंसर वापस याद अब तुम कि डिजॉल्व, हाँ बोलिए 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 बोलिए, हाँ डिजॉल्व हो गया तो भैया क्या, एसेट जीरो, लायबिलिटी जीरो। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं जब लेजर बनाऊंगा ना तो उसका देखना सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अकाउंट आप बनाओगे, ये जितने भी अकाउंट बना रहे हो ना, सबका बैलेंस लास्ट में जीरो होना चाहिए। ओ सर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या बोले, बैलेंस शीट कांट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑल बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट सो जीरो, सब जीरो हो जाएगा, कुछ बचा नहीं। प्लांट जीरो हो गया क्योंकि बेच दिए, मशीन आप बेच दिए, स्टॉक आप बेच दिया, घर ले गए, तो कहने का क्रेडिटर्स का पैसा आप दे दिए, तो सब कुछ क्या होता जा रहा है, जीरो। यानी हम लोग टूवर्ड्स क्या होता है सर, डिसोल्यूशन को मैं मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे पढ़, डिसोल्यूशन मीन्स ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेंड्स टू क्या, जीरो, मतलब जीरो होने की तरफ
बढ़ रहा है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना सर उसमें कैलकुलेशन में, टेंस टू मैंने जीरो की तरफ जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा, तो टेंस टू लिखने से बेहतर है क्या लिखूंगा, जीरो ही हो जाएगा, पक्का होगा जीरो। ये तो एक तो होता है जीरो की तरफ मैं जा रहा हूं और मैं जीरो ही हो जाऊंगा, तो इसमें जीरो हो जाना चाहिए। अगर तेरा जीरो नहीं हुआ स्कूल के पेपर में तो तेरा क्वेश्चन क्या है, गलत है, ये ध्यान रखना, पूरा मार्क्स चला जाएगा। चलिए, तो सर ये दो काम सिर्फ करेंगे, हाँ दो ही करना है, और एक डिफरेंस पढ़ा दिए गर्ल्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, राठी समझी। पार्टनरशिप का मतलब होता है एग्रीमेंट खत्म हो गया है लेकिन फर्म चलेगी, वो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अगर वर्ड आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब आप लोग फर्म ही क्या कर दिए, बंद कर दिया, आपका नामो निशान खत्म हो गया, अब उस फर्म का इंडिया में कोई आइडेंटिटी नहीं है, गवर्नमेंट उसको जानता भी नहीं है, सब खत्म। तो इसका ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अलग चीज है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, इसका क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, तो ये ध्यान रखना है। और इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पार्ट है अभी नोट में कवर कर लेंगे, और जनरल, आज हमारा विषय एकदम जनरल दिल से करेंगे सर, एकदम दिल से। तो तुम बोलेगा सर लेजर अब मैं बना ही लूंगा, चाहे पहले ही क्वेश्चन से फीलिंग आएगा सर मैं बना लूंगा नोट के बाद 100%। तो गर्ल्स स्टार्ट करते हैं, डिसोल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये लिख देना, लिखो तो स्टूडेंट, द टर्म डिसोल्यूशन, ये थोड़ा सा नोट हम लोग बहुत मेहनत से बनाए स्टूडेंट, आप देखिएगा नोट हम लोग का किस तरह से है, द टर्म डिसोल्यूशन, और ये चैप्टर 2 मार्क्स का मैं देखा हूं, एवरी ईयर थ्योरी देता है सर, एवरी ईयर दे रहा है, आपका 2 मार्क्स भी वाइटल है। स्टैंड्स फॉर डिसकंटिन्यूएशन, देखो कितना बेहतर वर्ड लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूएशन। याद है, अब इस लाइन से क्लियर हो गया कि डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है डिसकंटिन्यूएशन, ये बहुत काम का चीज हुआ। अंडर, अभी जो तुम लोग का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है तो ये सब देता है टीचर लोग, देखिए अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब मैं थोड़ा सा उधर नहीं लिखे यहाँ लिख रहा हूँ, अंडर द, ये देखो लिखा हुआ है क्या, इंडियन पार्टनर, भाई डाउट ही उठता है कि उस समय तो इंडिया था ही नहीं, बट आपने एक्ट में क्या लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कब का ताजुब मुझे लगा, मैं जब पढ़ा तो मेरे को विचार हो रहा है सर 1947 1950 में संविधान बना, हमारा देश क्या पहले ही स्वाधीन हो गया था क्या, मालूम नहीं, लिखा हुआ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द डिसोल्यूशन में बी, देख एक्ट क्या बोला है, डिसोल्यूशन क्या किसका किसका हो सकता है, तो लिखा है एक्ट बोलता है डिसोल्यूशन में बी, किसका किसका डिसोल्यूशन होगा, सुनिए, मे बी ऑफ ए पार्टनरशिप और ए फर्म, ऑफ ए पार्टनरशिप और ए फर्म, इतने छात्र में इस लाइन का कोई मीनिंग बना देगा, ऑफ ए पार्टनरशिप और ए फर्म। देखो तो मीनिंग, बहुत कुछ मीनिंग दे रहा है ये, बच्चे पढ़े नहीं ढंग से, इसमें लिखा है एक्ट कह रहा है कि आप डिसोल्यूशन दो चीज का होता है, एक पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है ना तो उसको कहा जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, याद रखना, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन मैंने फर्म अभी भी चलेगा, और फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो बंद हो गया, यही तो डिसकंटिन्यू हो गया, आप हट गए, मार्केट से ही गायब हो गया। चलिए ये कहानी मेरा खत्म कि सर व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक्स, ये खत्म। अब जो दूसरा पार्ट आपको ये लिख लेना होगा कि सर ये क्वेश्चन मैं स्टूडेंट चाहूंगा ना, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं यही तो कॉपी तुम लोग को भेजूंगा, लेकिन आपको ये घर में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये देखो ये मेरा मैट में लिखा हुआ है, अब आता है व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये थ्योरी याद रखना, आप थोड़ा भी याद सुन रहे हो और स्कूल के पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, लिख देना सर ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बॉयज अग्रवाल इसको सर कंप्लीट नहीं कराएंगे, मेरे मैट में लिखा हुआ है 3 लाइन का, लिखूंगा बेकार, टाइम वेस्ट हो रहा है, जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और ये देख लेना, देख लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप रेफर्स टू द टर्मिनेशन, वर्ड लाया क्या, टर्मिनेशन इज ए कीवर्ड, आपको वही लिखना है। टर्मिनेशन मतलब क्या हो गया भैया, समाप्त हो जाना, टर्मिनेट माने खत्म हो जाना, तो बोलता है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप का मतलब होता है टर्मिनेशन हो गया, किसका, फर्म का नहीं, ओल्ड पार्टनरशिप, हमने जो एग्रीमेंट बनाया था एबीसी ने, वो एग्रीमेंट अब क्या नहीं है, काम का नहीं है। भैया क्यों काम का नहीं है, क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा है। अब सोमानी बता, एबीसी ने जो ओल्ड पार्टनरशिप क्या की थी, एग्रीमेंट बनाई थी, वो एग्रीमेंट क्या नहीं है अब, हाँ से काम का, एक तो नया पार्टनर डी आ रहा है, अब डी को लेके बना, तो इसका ना क्या होता है कि साफ लिख रहा है कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि आपका ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो गया, ओल्ड फर्म मत लिखना, क्या ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो गई, खत्म हो गई है, वो लिखा ओल्ड पार्टनरशिप टर्मिनेट मैंने खत्म हो गया, और एक नया पार्टनरशिप स्टार्ट होगा, मैंने नया एग्रीमेंट बनेगा, किसको लेकर, डी को लेकर, तो ये चीज हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसको कहते हैं, कोई पार्टनर आ रहा है तो आपका पार्टनरशिप समझौता, पुराना समझौता फाड़ के फेंक दे, काम का नहीं है भैया, भूल जा। और कब होगा सर, और होगा एक पार्टनर सडनली चला गया,
तो भैया आप बचेंगे कौन? बहुत कुछ टर्मिनेट हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। कहानी समझ गए सर इसका डेथ हो गया तब भी वही कहानी है। और सर मान लो रेशियो बदल दिए तो ये भी खतरनाक है। पार्टनर 3 ही रहेंगे, 3, 2, 1। मान ले सी ने क्या किया, बगावत कर दिया। सी बोला ना मैं वीक पार्टनर हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे बहुत मुनाफा अभी तक क्या है कम, अरे कम मिल रहा है, नहीं काम मिल रहा है, मिल तो रहा है 6 रुपये में 1 रुपया, बट ये तो 3 लेता है। तो सी बोला भैया फर्म तभी चलेगी जब रेशियो क्या होगा, हाँ ना चेंज करो। वो थोड़ा चाहता है चेंज कर दीजिए, अब एक काम कर तुम 1 ले, ये 2 ही लेगा, मैं 3 लूंगा, तब काम करूंगा। तो इसका ना हम लोग अपना रेशियो ही क्या कर दिए, ये भी सिलेबस में है, इसको कहते हैं चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब ध्यान रखना PSR बदलेगा तो एग्रीमेंट क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वही है, लिखा हुआ है देख, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब मैट में लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनरशिप आपकी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया। और ये हुआ क्यों, ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अदरवाइज ये नहीं होता, अदरवाइज एग्रीमेंट वही चलता। फिर लिखा एक्चुअली इट इज ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशन। ये क्या होता है, तब एक तरह का पार्टनर लोगों के बीच में संपर्क थोड़ा सा क्या हो गया है, अरे रिलेशन क्या हो गया, हाँ रिलेशन बदल गया है। पार्टनर बोलता है एक तरह का क्या हो गया, पार्टनर लोगों के बीच का रिलेशन जो मतलब क्या बोले बिजनेस रिलेशन था उसमें थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज आ गया है, बिजनेस रिलेशन में चेंज आ गया। मान ले मैं फादर हूं, ये मेरा लड़का है, तो हमारा बिजनेस रिलेशन रियल में चेंज हुआ है। फैमिली रिलेशन तो क्या है वैसे ही है, मैं बाप हूं, ये मेरा लड़का है, पार्टनर तो हम दोनों ही हैं, लेकिन हमारा बिजनेस रिलेशनशिप बोलता है इसमें चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ये आईसी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। अब वो लोग पूछेगा इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो नीचे ही क्या रहेगा डागा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है, तो दोनों का क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस बताइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये मैं लिखवाऊंगा नहीं है, ये आप लोग मेरे देखिएगा एकदम कहानी की तरह मैट में लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस आता है, पढ़ लेना। गल सुनो तो फर्म का डिफरेंस क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप, देखिए ध्यान से सुनना, बोलते हैं ब्रेकअप कर लेना एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड, मैंने हम लोग बिजनेस को ही क्या कर दिया डागा, डिसकंटिन्यू कर दिया, मैंने खत्म, कहानी खत्म कर दी हम लोग, कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। अच्छा यहाँ पे ब्रेकअप का मतलब आप अदर सेंस में मत लीजिएगा, पार्टनर लोग के बीच में क्या हो रहा है, ये अदरवाइज ब्रेकअप तुम लोग अलग अलग ले लेते हो, वो नहीं है। हाँ फर्म ही क्या हो गई, ब्रेकअप एज वेल एज क्या बोला, डिसकंटिन्यू ऑफ ए फर्म, मार्केट्स को उसका नाम क्या हो गया, खत्म हो जाएगा ना। मान ले ABC बजाय सब लोग लिखते थे फर्म, अब वो फर्म ही नहीं है, तो पार्टनर कहां से रहेगा, समझ में आ रहा है, ये चीज बोला है। सुन, ए डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म स्पेल्स एन एंड टू द बिजनेस, बोलता है इससे, अच्छा यहाँ पे बिजनेस वर्ड ही लिखना होगा, इन लोगों का बिजनेस ही क्या हो गया, एंड हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप तो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं ना, सोशल, तो बोलता है बिजनेस का इसमें एकदम एंड हो जाता है। फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनर, अब एक्ट की भाषा में ये लिख देना तुम लोग, सेक्शन 39 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। तो सर ये कृपया आप लोग पढ़ना, ये जरूरी है बहुत ज़्यादा, पढ़ लेना, ये आता है क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप एक है ना, अलग अलग है, तो नेचुरल है ये अलग हो गया। सर आगे कौन सा टर्म सीखना होगा चैप्टर के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये मैं वापस आपको कह दे रहा हूँ, देखिए ये है तो बहुत बेहतर चीज़, लिखवाऊंगा नहीं मैं इनको। मोड ऑफ सेटलमेंट, ये क्वेश्चन ना आईसी में बहुत, ये जो अभी दिखा, ये बहुत बार पूछा है मालूम है, लिख लो मोड ऑफ, ये इसी से तो सम्स कराऊंगा मैं अभी, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ACS का मतलब मान लो अकाउंट्स हो गया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये थोड़ा सा विद्यार्थी आप लोग सुनिएगा, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कृपया इसको देखता हूं मैं, लिखवाना पड़ेगा, ये नहीं तो ना ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा क्या लिखा हूं। देखिए मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, माने पार्टनर लोग आपस में अपना हिसाब किताब कैसे सेटल करेगा, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, एज पर लॉ। तो देखिए तो सोमानी क्या क्या लिखा है, बोलता है अंडर सेक्शन 48 में ये लिखा हुआ है, इसका अभी इसमें एक अब आया 48 मैंने जो लॉ बना है उसका सेक्शन 48 कह रहे हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन गिवन मिलो। देखो सेटलमेंट कैसे करना है, पहले लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा आपको जो लॉस हो रहा है डागा, अगर क्या हो रहा है तो वो आपको कहाँ से सेटल मैंने एडजस्ट करना होगा, नहीं था कैपिटल की जो वो बोलता है प्रॉफिट से एडजस्ट कीजिएगा, देन आउट ऑफ कैपिटल, और लास्टली बाय पार्टनर इंडिविजुअल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सिंपल वर्ड में कह रहा है, मान ले अगर फर्म को लॉस हो रहा है और उससे बाहर वाला खतरे में है, बाहर वाला कौन हुआ, क्रेडिटर्स खतरे में, क्रेडिटर्स को देखा रहे इन लोगों का तो पैसा ही खत्म हो गया, तो क्रेडिटर्स तो फोर्स करेगा किसको, ABC को बोलेगा ला घर से क्या कर पैसा लाकर हम लोग को देना पड़ेगा तुमको, ऐसा कुछ कह रहा है। तो बोलता है कि सेटलमेंट जब भी करते हैं
तो पहले क्या करना होगा, जितना भी लॉस हुआ है या कैपिटल में आपकी कमी पड़ गई, आपको फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट करना पड़ेगा, देन आउट ऑफ कैपिटल। और डागा अगर कैपिटल में कम हो गया तो इंडिविजुअल पार्टनर क्या करेगा, घर से पैसा ला के सेटलमेंट करना पड़ सकता है। यानी यहाँ पे ना गलत सुनना, आपका फर्म और घर में फर्क नहीं रहेगा। मान ले मैं विद्यार्थी समझा नहीं पा रहा हूँ, मान लो ये मेरा फर्म है, सपोज डागा यहाँ ABC बैठे हुए बिजनेस करता है, ध्यान से देख, हो गया। अब मान ले क्रेडिटर है, वो इन लोग को पकड़ लिया, तुम लोग मेरा पैसा दे। ये बोला भैया फर्म में तो सब कुछ क्या है, जीरो हो गया, कहाँ क्या करेंगे, बोला जा, घर से क्या कर, तो लाएगा क्या। ये बोलता है कि सुनना, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने सामान बेचा था फर्म को, ABC के घर को थोड़ी बेचा था। तो ये बोलता है मैं घर से पैसा तो दूंगा ही नहीं ना। यहाँ पे ना एक्ट साफ बोल रहा है कि इस समय, अब मालूम है ये जो हम लोग पढ़ते थे ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो गायब हो गया। अगर क्रेडिटर के मन में आ जाए तो वो तेरे घर की प्रॉपर्टी से भी क्या करेगा, क्लेम कर सकता है। पार्टनरशिप का यही खतरा वाला पार्ट, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। पहुंच गया कहाँ, घर। बोला ना ना सर वो सब कहानी नहीं चाहिए, आप पार्टनर हो, मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा है। और ये लोग क्या कह रहे हैं, फर्म को बेचा है, फर्म से मांग, मुझसे क्यों मांग रहे हैं। तो याद रखिएगा लॉ तब यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है। लॉ कह रहा है कि देखिए भाई अगर ऐसा होता है तो ये बोलता है बबलू सर मेरा तो 10 लाख रुपया फ्लैट का क्या किया हुआ है, लोन भी लिया हुआ है, लोन तो मैं उसको दूं ना इसको दूं। इधर बैंक वाला भी चिल्ला रहा है, बैंक वाले को यहाँ से नहीं देना, मेरा अपना प्रॉपर्टी से देना है, तो मैं पहले उसको दूं ना इसको दूं। तो लॉ बोलता है बात तो सही कह रहा है, पहले कौन सी, तो आप तो डील इससे किए थे, तो एक काम कर तुम एक अच्छा बन जा, पहले लोन का पैसा क्या कर उनको दे, जो तेरा अपना लोन है वो दीजिए। यानी आपको घर की प्राइवेट लायबिलिटी क्या करनी है, पहले चुकानी है। अगर लोन चुकाने, मान ले इसका टोटल 12 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया लोन का देकर कितना बचा, तब ये पैसा आपको फर्म में लाकर क्या करना होगा, इसको देना पड़ेगा। तो इसमें राठी क्या सीखने को मिला, एक खतरनाक हो गया। अब यहाँ पे भेदभाव नहीं है, यानी याद रखना पार्टनर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उससे भी इसका पेमेंट क्या होगा, करना पड़ सकता है। तब जब मैं अपनी बाहर वाली लायबिलिटी क्या कर दिया, चुकाने के बाद, डागा क्या बोले, बाहर वाली लायबिलिटी क्या कर दिया, चुका। पहले अपना घर का मैं लायबिलिटी चुकाऊंगा ना, उससे मेरा पर्सनल संपर्क था। आप बिजनेस इससे किए थे, मुझसे नहीं। ये तो मेरा अच्छापन है कि लॉ बोला है तब दे रहा हूं, नहीं तो देता ही नहीं। तुम फर्म से मांग, मुझसे क्यों मांग रहे हो, आपसे मैंने आपका गुड्स अपने घर में लाकर थोड़ी खाया, वो तो फर्म में लॉस हो गया, तो बिजनेस का नेचर है, रिस्क तेरे को लेना पड़ेगा। ये बोलता है ना मैं तेरे घर के प्रॉपर्टी से लूंगा, तो लॉ पिक्चर में क्या कर रहा है, हाँ देना पड़ेगा। लेकिन एक राहत दिया है क्या, पहले आप प्राइवेट लायबिलिटी रिपेमेंट कर दो, अगर कोई सरप्लस बचेगा तो फर्म में वो लाएगा, मैंने वो लाएगा सीधी बात। अब उससे लोग का सेटलमेंट जो होगा। और सर मान लीजिए मेरा प्राइवेट लोन 10 लाख का है, मेरे घर में ही 6 लाख है, मेरे घर में ही 6 लाख है टोटल प्रॉपर्टी, मैं इसको दे के ही खत्म हो गया, यहाँ तो सर तब मत लाइएगा। लॉ बोलता है तब लाना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। तो क्लियर कर लेना स्टूडेंट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन में लोग लिखा, बुक्स में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट से क्या करना होगा, लॉस को एडजस्ट करना है, फिर कैपिटल से। और अगर वो भी तेरा सोमानी क्या है, कैपिटल भी कम पड़ गया, तब क्या होगा, लाइए आप, ये ऐसा कुछ कह रहा है। अब सुनिएगा, लिखा है द एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड। अच्छा, अब एसेट्स को, अब सुन भाई, ये कह रहा है कि हम लोग को तो सुने आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, आपके पास तो बहुत क्या है, फर्म में पैसा है ना। तो ये जो एसेट्स है, क्रेडिटर कहता है मुझे पहले इनसे सेटल ना, मैं तेरे घर में जाऊंगा ही नहीं, पहले इससे मुझे दे दो। तो देख इसका लॉ क्या बोला है, कैसे पेमेंट करेंगे सम्स में। लॉ कह रहा है कि अगर डागा सुनिएगा सभी विद्यार्थी, बोलता है कि एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म में जो भी क्या है एसेट्स है, भले वो कुछ भी एसेट्स हो बट वो एसेट्स होगा, तो लिखा हुआ है कि लिखा इंक्लूडिंग द, ये सब छोड़ दे, शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब उस एसेट्स को, अगर ये कुछ पैसा लाया भी है, ये पैसा कुछ सो माने वो सारी जो एसेट्स अभी है उसका आप सेटलमेंट कैसे करना है। रूल नंबर 1, इन पेइंग आउट फर्म डेट टू द थर्ड पार्टीज। क्या लिखा है कि इस एसेट से पहले लॉ कह रहा है पार्टनर लोग क्या करेगा, अपना नहीं सोचेगा, किसको, थर्ड पार्टी को पेमेंट देगा। थर्ड पार्टी में भी अब सुनना, थर्ड पार्टी किसको बोला है, जो बाहर वाला है, जो आपके यहाँ पहुंच गया है, सर मेरा पैसा दो, तो आपको थर्ड पार्टी को पहले देना। उसमें भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले दोगे, किसको, सिक्योर्ड, जिसको हम लोग कुछ आश्वासन दिए, गिरवी मॉर्गेज दे के रखे हैं, चार्ज दे के रखे, उसको पहले देना। तो मेरे देखो मैट में लिखा हुआ है कि जब भी हमारे छात्र एसेट से पेमेंट करते हैं तो पहले सोमानी किसको करना, थर्ड पार्टी मैंने वही क्रेडिटर्स लोग को करना है। लेकिन कैसा, अगर बोलता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो उसको पहले देना, फिर बाद में उनका नंबर आएगा जो बच गए, उसको कहूंगा मैं अनसिक्योर्ड। चलिए, तो डागा हम लोग किसको पेमेंट कर देंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड, उसमें जो सिक्योर्ड मतलब क्या होता है, जिसको मैं आश्वासन दिया था कि भैया देख तू मुझे पैसा दिया है, अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं तेरे को पहले दूंगा, और आप उसको एकदम क्या किए, सील लगाकर ये बात की हो एग्रीमेंट, तो उसको पहले दीजिए सिक्योर्ड को, फिर अनसिक्योर्ड को देना। फिर दूसरा लिखा है
फिर ऐसा जब बाहर वालों का, बाहर में इसमें क्रेडिटर्स भी है, बिल्स पेबल भी है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सब पेमेंट हो गया। थर्ड पार्टी में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मैंने सब आ गए। अब किसका नंबर आएगा? तो अब आता है इसमें ध्यान, अब सुनिएगा, पार्टनर अगर कोई लोन देके रखा है, क्या लोन, तो अब एबीसी में भी लड़ाई होगी कि पहले कौन लेगा। तो ये बोलता है भैया मैं तो कैपिटल भी दिया और मैंने थोड़ा लोन भी लगाया था, मेरा तो अभी नंबर ही नहीं आया, बिकॉज आई एम नॉट ए थर्ड पार्टी, मैं तो घर का ही इंसान हूं। तो ए को पहले लोन का पेमेंट करेंगे। जब उसका लोन का पेमेंट हो जाएगा तो तब इसमें देखो मैट में लिखा हुआ है, उसके बाद आप पार्टनर लोग को क्या करना, पेमेंट करना है। आपको ध्यान से सुनना है सर। उसके बाद क्या करना है, पार्टनर लोग को भी लिखा है स्टूडेंट, एक वर्ड आया है रेटेबली पेमेंट होता है। रेटेबली का मीनिंग क्या होता है, मैं इसको समझाना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, आपको रेटेबली पेमेंट करना होगा। मैंने रेटेबली का मतलब होता है जिसका हक पहले बनेगा वो पहले पेमेंट लेगा। इसको क्या कहते हैं भाई, पार्टनर लोग में भी राठी 3 पार्टनर है। ये बोला देख मेरा 30 रुपया लगा हुआ है तो मैं 30 ले लेता हूं। ये बोला सर मेरा भी 30 है, मतलब तुम भी ले ले अपना लास्ट में एकदम, और इसका भी 30 है, लेकिन बोलता है ना आप रेटेबली पेमेंट करोगे। रेटेबली का मतलब जिसका हक पहले बनेगा। याद है, बता तो किसका बनना है, तीनों का बनना है ना, तेरे को क्या लग रहा है? इसका भी 30 रुपया लगा हुआ है, इसका भी 30 है, लास्ट में कैपिटल इसका। ये बोला हम लोग ले लेते हैं 30-30-30। तो यादव तुम बता गर्ल्स की रेटेबली का मतलब लगता है, यादव यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है बता रहा हूं, इसका तीनों को हम नहीं देंगे डांगा, क्योंकि आपको लग रहा है तीनों का ही 30 है, ले लेगा सर इसमें ना, इसलिए क्योंकि हो सकता है इनका रेशियो अलग अलग हो, 3:1 हो। अब राठी तुम बताना 3:1 का मतलब ये स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, ये स्ट्रॉन्ग माने क्या डागा, ये पहले कम कैपिटल लगाकर कम कैपिटल लगाकर मुनाफा ज्यादा ले रहा था सर, यानी लूजर कौन था? सी बोलता है अरे मैं 30 लगा के, तो इसको आपको पहले पेमेंट देना होगा। इसको कहते हैं क्या, रेटेबली पेमेंट हो रहा है, मैंने आपको पहला नंबर इसका आएगा। तुम समझी राठी क्या बोले? ए बोला सी को, ए सुन 90 रुपया हमारा बनता है, चल ले चलते हैं। सी रोका, बोला ना अब भूल जा, तुम पहले तुम 30 रुपया लगाकर 3 हिस्सा प्रॉफिट ले रहा था, और मैं भी उतना ही लगाकर मुझे क्या दे रहा था तुम लोग। तो मैं जिंदगी भर तो पहले क्या किया हूं, लॉस रहा हूं, लॉस मैंने कम, मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं वीक था, तो आज मुझे गेन मिलना चाहिए। तो पहले पेमेंट कौन लेगा मालूम है? सी को देना। इस तरह के पेमेंट को हम क्या कहते हैं, रेटेबली पेमेंट बोला है। ये होता है रेटेबली, मैंने पहले आप उसको दो। और मान लीजिए सर तीनों का ही रेशियो अगर 1:1 है, तो तब तो तकलीफ ही नहीं है, सब बराबर है। अरे 30 रुपया देकर तुम भी एक हिस्सा ले रहे हैं, 30 देकर मैं भी एक और ये भी एक, तब तो डाका हम तीनों को क्या करेंगे, हाँ बराबर, जो पैसा बचा तीनों में ही लेंगे, इक्वल देंगे। तो इसीलिए लिखा है कि पहले आप तब किसको पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन में लिख देना कि सर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर पार्टनर का लोन, और फिर किसका नंबर, पार्टनर का कैपिटल। और कैपिटल का पेमेंट कैसे करना है, रेटेबली करना होगा। लिखा हुआ है इन प्रोसेस ऑफ ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ एडवांसेस और लोन, मतलब लोन दे देना, फिर इनका नंबर आएगा डागा। ये लिखा है, फिर लिखा है कि ईच पार्टनर व्हाट इज ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, और लिखा है कि डिवाइडेड अमंग द प्रॉफिट शेयर। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आपको देखना 2 मार्क्स में देता है, ये लिखने दे रहा है मालूम है, इतना बुक्स में ये लॉ का लैंग्वेज था, मैं क्या करूंगा, ये पूरा ही लिखना पड़ सकता है आपको। बोल देता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म। सीधी बात, इसका जिस्ट याद रखना स्टूडेंट कि मैंने आपको इशारे में पढ़ा दिया कि पहले हम थर्ड पार्टी को देंगे, माने कि सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर का कैपिटल का नंबर आएगा, याद रखना। फिर वो पैसा हम लोग लेके जाएंगे, अगर लेके जाने में समर्थ है, पूरा ले गए और उससे ज़्यादा निकल गया तो प्रॉफिट हो गया, और मैं पैसा ही नहीं लेकर जा पाया और मेरा पैसा पहले ही खत्म हो गया तो आपका कैपिटल धड़ा रह गया, तो आप लॉस खा गए। और मान लीजिए सर उसके ऊपर पैसे उसके और पहले खत्म हो गया, लो सर और पहले खत्म हो गया, तो लगता है पार्टनर का लोन का पैसा भी नहीं गया होगा, और मान उसके पहले खत्म हो गया तो क्रेडिटर भी डूब जाएगा। तो यार कि अगर डिसॉल्यूशन खतरनाक टॉपिक्स है, ऐसा नौबत आएगा कि क्रेडिटर चिल्ला तो रहा था मुझे पैसा मिलो दो, लेकिन मालूम चला हमारा पैसा उसके पहले ही क्या है, खत्म हो जाता है, तो ध्यान रखना क्रेडिटर्स भी डूबेगा। तो सर ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिया, आईसी में था, तो आईसी में खाली आपको एक ही टॉपिक्स पढ़ना है। क्या बोलते हो राठी, 3 टॉपिक्स है कि पैसे कब खत्म हो रहे हैं, तो हमारा जो सिलेबस में आएगा वो सब हटा दिया मैंने। हमारा पैसा कब खत्म होगा डागा, एकदम बाहर वाले को देने के बाद, बाहर वाले को देने के बाद तब दिखाएगा पैसा शॉर्ट पड़ सकता है, उसके पहले शॉर्ट नहीं होगा। क्यों सर, होना चाहिए पहले शॉर्ट, सिलेबस से क्या कर दिया, हटा दिया, उसको कहते हैं वो पार्टनरशिप में एक अलग टॉपिक्स हो जाती है। चलिए सर, तब पेमेंट इस तरह से करना आपको याद रखना। सर मोड ऑफ सेटलमेंट मेरे मैथ से पढ़ लेना, हाँ ये मैं पढ़ा दिया था, लिख ले, हेडिंग लिख ले, फिर मैं एंट्री लिखवाऊंगा। ट्रीटमेंट ऑफ फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट, ये 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था जो मैथ में दिया हूँ। बोलता है इसका ट्रीटमेंट क्या, ये आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा एक आइडिया ले लिए हैं सर, ये सब है, ये बहुत अच्छा थ्योरी है। ट्रीटमेंट ऑफ, इसको गर्ल्स राठी तुम बता, फर्म डेट
एंड प्राइवेट डेब्ट ना, ये इससे सुन लूँ मैं, ये जो महसी बन के यहाँ से जो छात्रा आती है पलक, आप बताओ ट्रीटमेंट ऑफ फर्म डेब्ट वर्सेस प्राइवेट डेब्ट, नाम से ही क्लियर हो रहे हैं, बोल पाएगी। फर्म डेब्ट का मतलब होता है क्या, जो एबीसी का फर्म है, जो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग क्या किए हैं, बाहर वालों से, बैंक से क्या किए, लोन लिए, लोन, तो ये कौन सा डेब्ट हुआ, फर्म डेब्ट। ये फर्म का उधारी है, फर्म को देना है सर, बैंक फर्म को पैसा दिया है, ए को नहीं दिया है, तो ये हो गया फर्म डेब्ट। और ए डागा क्या किया है, घर में रहता है, ये भी किसी स्टेट बैंक से क्या किया है, लोन लिया है, तो ये हो गया कौन सा, प्राइवेट डेब्ट। तो इसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, इधर फर्म डिजॉल्व हो गया, फर्म डिजॉल्व हो गया तो मान ले क्या हो गया, तब ए को, अब फर्म डिजॉल्व होगा तो ये जो बैंक लोन लिया, बैंक लोन वाला तो इनको पकड़ेगा, किसको, फर्म को ना, फर्म में तीनों को ही, ए तुम लोग पैसा दे मेरा। तो यहाँ पे सोमानी सुनना कि फर्म का डेब्ट जो भी है तो हमें फर्म का डेब्ट चुकाना पड़ेगा, तो फर्म के पैसे को सुनना सोमानी, फर्म के पैसे को पार्टनर अपने पर्सनल डेब्ट चुकाने में क्या नहीं करेगा, यूज नहीं कर सकता। फर्म का पैसा किसको दिया जाएगा, ओ सर बैंक का लोन चुकाना होगा, और बैंक का लोन चुकाते हुए अगर पैसा कम पड़ जाए तब याद रखना, ए को सुनना, ए अपना प्राइवेट जो लोन है उसको पहले क्या करेगा, पे करने के बाद कुछ बचेगा तो फर्म में ट्रांसफर करेगा। वही होता है फर्म डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट में आपको पूछेगा क्या करोगे आप, तो लिख देना सोमानी, फर्म के डेब्ट को हम फर्म के संपत्ति से पेमेंट करेंगे। अगर फर्म की संपत्ति खत्म हो जाती है, फर्म की एसेट्स खत्म हो जाती है, देने लायक पैसा नहीं है, तो फर्म की प्राइवेट, ए की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जिम्मेदार बन सकती है और इसको घर से पैसा लाना पड़ेगा। बट लॉ बचा है, लॉ कहता है ना, पहले तुम अपना घर वाला जिम्मेदारी क्या कर, पूरा कर, फिर कोई सरप्लस है तो लाना, नहीं तो छोड़ देना, सिंपल वर्ड में। तो यही होता है इसका, ये तो जबरदस्त, पूरे सम्स में काम आएगा मैं जब कराऊंगा। ओ सर तब ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा नहीं है। एक और है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मालूम है। एक चीज और कहूँ कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर डागा हमें प्रॉफिट मिलता था ना, वो रिटायरमेंट रिवैल्यूएशन में, और रियलाइजेशन भी बनाओगे तो प्रॉफिट लॉस दोनों में क्या होगा, सेम आएगा, लेकिन हेडिंग क्या रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, सुन नहीं रहे हो आप, कि भाई अरे ध्यान दे, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में स्टूडेंट हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, बट इसी चैप्टर में हमारे बुक्स में क्या बना हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाएंगे, व्हाट द नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जो काम किससे हो सकता है ना बॉयज गर्ल्स मालूम है, रिवैल्यूएशन से भी वही आंसर आएगा, सेम प्रॉफिट लॉस आने वाला है, लेकिन हम डागा क्या करेंगे, क्यों। तो ये क्वेश्चन फिर एक फ्लेवर, ये थोड़ा सा, ये तो रटने वाला पार्ट था, ये तो बुक से पढ़ सकते हैं। ये हो गया टेक्निकल क्वेश्चन कि व्हाट द नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट और व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जबकि आंसर क्या होगा, सेम आएगा प्रॉफिट लॉस का। तो इसका आप सिंपल वर्ड में समझो कि मेरी नजर में लगता है ये लोग इसलिए किया होगा ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन तब करते हैं जब हमारा फर्म आगे भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। ओ सर फर्म कंटिन्यूइंग रहेगी तो लगता है हमें क्या बनाना चाहिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाऊंगा जब मुझे फर्म को आगे चलाना है। जब हमें फर्म ही बंद करना है, कहानी को ही समाप्त कर देना है, तो काहे का रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन सोमानी कब करेंगे, जब कोई फर्म चलेगी। हमें लग रहा है थोड़ा एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, फिगर गलत है, लेकिन आपको तो फर्म ही क्या करना है, बंद करना है, तो वो रिवैल्यूएशन थोड़ी हुआ। रिवैल्यूएशन तब करते हैं जब फर्म कंटिन्यूइंग रहेगी, तो आपको तो फर्म में ताला चाबी लगाकर घर जाने का है, तब वर्ड क्या होगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन वर्ड लगता है इस चैप्टर में बना होगा रिलाइज से, रिलाइज मैंने पैसे प्राप्त करना, तो वर्ड गया हम अपना फर्म का एसेट बेच के डागा क्या करेंगे, पैसा लाएंगे और बाहर वाले को देंगे, तो हम सब कुछ रियलाइज कर देंगे, किसमें, कैश में। अरे मैं अपना लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, डेटा सब बेच दूंगा और पैसा रियलाइज कर लूंगा। अब मुझे रिवैल्यूएशन का क्या नहीं है, हाँ जरूरत नहीं, मुझे तो वास्तव में पैसा बेचकर घर में लाने का। रिवैल्यूएशन में हम बेचते नहीं है, और इसमें हम प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाएंगे। दैट्स वाई द वर्ड लगता है क्या लगाने बोला है, आप रियलाइजेशन लिखोगे, नॉट रिवैल्यूएशन। तो क्लियर हो गया। रिवैल्यूएशन हमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब चैप्टर में बनाते हैं, चेंज इन पीएसआर, लेकिन रियलाइजेशन सिर्फ किस में बनेगा, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन मतलब आपका फर्म बंद हो गया, आप अपनी संपत्ति बेचोगे, आप अपनी लायबिलिटीज चुकाओगे, इस काम से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो मालूम चलेगा। क्योंकि प्रॉफिट लॉस क्यों होगा, मेरी प्रॉपर्टी जितना मेरा बैलेंस शीट में दिखाएगी। मान लो ये जगह मैं डाटी तेरे से कह रहा हूं, मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ जो पढ़ा रहा हूं मैं 2 लाख में लिया था, सपोज सोच एक बार, लेकिन आज ये ग्राहक कितने के देने के लिए रेडी है, 5 लाख, तो मैं बेचने पे क्या होगा, लेकिन मैं बेचूंगा कब, जब कारोबार नहीं करना है, ताला लगाओगे तब ना। तो ताला लगाने की वजह से भी सोमानी मुझे क्या हो गया,
3 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये कौन सा प्रॉफिट है? ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ माई, मैं अपने कोचिंग सेंटर को डिजोल्व कर दिया, मैंने फर्म ही खत्म कर दिया अपना। तब ये जो प्रॉफिट लॉस हुआ आपको इस अकाउंट से क्या करना होगा? पता करना होगा। कहानी समझा दी है। तो ये थ्योरी कृपया पढ़ लेना। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? 2 पॉइंट पढ़ना है, मैथ में है रियलाइजेशन और इवैल्यूएशन, ये एक आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें स्टूडेंट ध्यान से सुनना कि ये चैप्टर स्टूडेंट एक किस तरह का चैप्टर है ना, जिसमें फुल आपका दिमाग मेरी तरह सोचना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को खुद डील नहीं कर पाओगे। अब देखिए मेरा ये लिखा हुआ है, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, इसको मैं बोर्ड में नहीं लिखा रहा हूँ, तो डिस्कस कर दे रहा हूँ, तुम लोग इससे देख लेगा तो फिर, नहीं तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। सुनो तो ये 2 मार्क्स में पढ़ लेना। लिखा है बाई नेचर इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। एक बार राठी तुम बता, रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट क्यों है? 1 वर्ड आंसर। हाँ, बिकॉज बाई दिस अकाउंट वी हैव टू अचीव आवर प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, और जिससे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वो सब क्या होता है? नॉमिनल। ये मेरा लिखा हुआ है। फिर लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड। क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि फर्म बंद हो गई, हमें अपना सारा संपत्ति बेचना है, सारा लाइबिलिटी को क्या करना है? पेमेंट करके खत्म करना है। तो लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैंने सब कुछ क्या कर देंगे? लास्ट में नहीं बोले थे गर्ल्स, क्या करने का है? जीरो करना है। तो बोलता है जीरो करने के लिए बनाया जाता है। तो लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म एंड डिटरमाइन प्रॉफिट। तो लिखा है प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना है, इसलिए हम इसको बनाएंगे। अच्छा, इसका जो गेन होगा, गेन और लॉस होगा, रियलाइजेशन इज ट्रांसफर। अच्छा, इसका जो मान ले एसेट्स वगैरह बेच के इनको प्रॉफिट हो गया, राठी प्रॉफिट हुआ है, तो ABC मान ले सोमानी जितना पैसा फर्म में क्या किया था? लगाया था, फर्म डिजॉल्व होगा तो लेके जाएगा, तो अरे बोलो तो ले जाएगा, लेकिन उनको खबर मिला है डिजॉल्व होने से भी हमें करोड़ों का क्या हुआ है? प्रॉफिट हो गया। अरे संपत्ति बेचे, लैंड का दाम बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गई, तो प्रॉफिट भी तो हो सकता है। तो बोलते हैं कि ये प्रॉफिट लॉस इसलिए निकालना है क्योंकि इससे ABC का क्लेम क्या होगा? जाते समय और ज्यादा हो जाएगा, तो उसका एक्चुअल क्लेम नहीं तो पता नहीं चलेगा कि उनको कितना पैसा फर्म से लेना है। तो लिखा है कि सर रियलाइजेशन अकाउंट का जो गेन होगा या जो लॉस होगा वो आप क्या कीजिएगा? पार्टनर के कैपिटल में उसको डिवाइड कर देना है, वो पैसा पे हक उनका होगा। अच्छा, लॉस होगा तो उनका कैपिटल कम होगा, और प्रॉफिट होगा तो सोमानी उनकी कैपिटल बढ़ेगी। तो गर्ल्स, रियलाइजेशन अकाउंट एक बार फिर से सुन लेना। बाई नेचर इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। लिख देना कि इट इज प्रिपेयर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। ये ध्यान रखना होगा। इसमें क्या दिखाएंगे? सारी एसेट्स हम इसमें डागा क्या करेंगे? जो बेचेंगे ना, जिनको बेचना है ना, पहले उसके भीतर लाना पड़ेगा क्या क्या बेचने वाला हूं, लाइन से सजा देंगे, फिर एक एक करके क्या करेंगे? बेचेंगे, और लाइबिलिटी भी सजा देंगे, उसका एक एक करके पेमेंट करेंगे। ये लिखा हुआ है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? हम एसेट्स को बेचते नहीं है गर्ल्स, लाइबिलिटीज को, हाँ, मैंने आप सेटलमेंट नहीं करते, खाली रिवैल्यूएशन करते हो। लैंड 10 का था, अब 12 रुपया करेंगे, सेल थोड़ी किया। तो आप क्या कर रहे हो? रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन कब करना है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन, तब रिवैल्यूएशन। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब मैं लिखवा दूंगा सारा एंट्री, उसको लर्न हो जाना चाहिए। और एंट्री में हम लोग 2 स्टूडेंट को थोड़ा आज मैं देखूंगा कि उनका मेमोरी पावर कितना बेहतर है। मैं 25 एंट्री लिखाया, मैं 2500 पूछूंगा, लेकिन ये पूछूंगा आज किससे, देख ले, थोड़ा इससे पूछा जाएगा, नजर ही नहीं आ रही। हाँ, कशिश अग्रवाल तुमसे पूछूंगा और शाह तुमसे। मैं एंट्री लिखाऊंगा ना, इरेज करूंगा। अरे तुम सॉरी यादव, आपको क्या करना है? हाँ, मैं भाई अगर तुम ये एंट्री नहीं बता पा रही, मतलब आपको तब जर्नल पढ़ना पड़ेगा, क्लास 11 में एक बार बैक होना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो देख, मैं कराऊंगा और एंट्री मैं पूछ लूंगा। और एंट्री बहुत जन बोलते हैं सर टफ है, अब मैं टेक्निक बताऊंगा ना, एंट्री कैसे याद रखेंगे। इसमें एकदम अलग टाइप का एंट्री बनता है। तो स्टार्ट कर दे जर्नल, हेडिंग बनाओ अकाउंटिंग एंट्रीज, ये मैं पूरा लिखूंगा, आप एकदम पेशेंस से लिखते चलना। अब ऐसे हटा दे रहा हूँ, ऐसा हटा दे रहा हूँ मैं। स्टूडेंट ये सारा डिलीट किए। अब देखिए ये सीख गए चैप्टर सर हमारा 50% क्लास में हो जाएगा लर्न करना, मतलब एंट्री समझा दूंगा जितनी, इसके बाहर कुछ होगा ही नहीं, मैं जो लिखाऊंगा वही होने वाला है। लिखिए सर हेडिंग दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देख अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म, वो सबका। अब देखो ये सीख लेना कृपया, एकदम इन डेप्थ में आपको सीख रहा होगा, इन डेप्थ। एंट्री नंबर 1 स्कूल के पेपर में ये बनाएंगे हम। लिखो ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो सर ने क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री नंबर क्या है? 1 बनेगी। देखो इस एंट्री को जब बनाएंगे तुम याद है, ध्यान देना क्यों बनेगा उसका जवाब मैं लूंगा। सर यहीं से स्टार्ट करना है आपको। चलिए जनरल एंट्री देखो, जनरल एंट्री इस तरह से बना है इसका। देखो वर्ड पे ध्यान दे, रियलाइजेशन अकाउंट, ये बहुत लंबा चलेगा और समझने लायक है। टू
एसेट्स अकाउंट। अब मान ले जिसका सर अकाउंट्स थोड़ा सा वीक है, 11 12 का बेस नहीं है जनरल का, वो थोड़ा फंस सकता है, लेकिन वो फंसेगा नहीं, वो पक्का सीख लेगा। यहाँ पे लिखे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लेकिन एसेट्स को ना हम लोग क्या करेंगे अपने स्कूल के पेपर में इंडिविजुअली ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट उठता है, मालूम है कुछ टीचर ऐसे नहीं करवाते, उनका व्यू है, उनका अलग टेक्निक होता है। हम लोग लिखेंगे टू एसेट्स, सन्डी एसेट्स, और इंडिविजुअली लिखना है। इंडिविजुअली मतलब मान ले यहाँ लैंड होगा, नीचे बिल्डिंग होगा, प्लांट होगा, मशीन होगा, ये होगा, आपको लाइन से लिखना है, एक साथ उसको मर्ज नहीं करोगे आप लोग। अब बहुत जन मर्ज करते हैं, हम लोग लिखेंगे इंडिविजुअली। चलिए सर, तो ये पहली जन है, लेकिन ये क्यों बनेगी लॉजिक में बताऊंगा। अब इसको लिखने के बाद इसके ऊपर जो सर हमें नॉलेज लेना है वो लिखेंगे। इसका बहुत सा नोट है, अब वो नोट लिख लेना इसी के नीचे। लिखो नोट नंबर 1 स्टूडेंट, वो मैं बताऊंगा, देखना। हाँ, वी, ये जो लिखा ना इसके ऊपर है, वी हैव टू ओपन, ये आप समझ गए, हमें ओपन करना होगा। वी हैव टू ओपन ए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ए रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब मैं ये स्टूडेंट के पॉइंट से व्यू से नोट है, हम विद्यार्थी एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे एंड ट्रांसफर, और उसके भीतर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर मैंने भेजेंगे, एंड ट्रांसफर ऑल द रिकॉर्ड, ये वर्ड ध्यान दीजिए, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स वर्ड, ये देखो लिखा हुआ है रिकॉर्डेड एसेट्स, यहां पे आप रिकॉर्डेड को अंडरलाइन करोगे, एंड ट्रांसफर ऑल द रिकॉर्डेड एसेट्स। कौन कौन सा, ध्यान से देखिए, इंक्लूडिंग, इतना खतरनाक है कि इसमें गुडविल भी लीजिएगा, इंक्लूडिंग गुडविल, कॉमा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये भी लेना है। सर ये सब क्या है, सब हो जाएगा, सोचिए मत आप। बट ये नहीं लेना, बट स्टूडेंट, बट एक्सक्लूडिंग फिक्सिशियस एसेट्स, बट एक्सक्लूडिंग फिक्सिशियस एसेट्स, कॉमा कैश बैलेंस, कॉमा, अरे बहुत ही मजेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, अभी जी लगेगा यहां से, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और BANK, बैंक बैलेंस, कॉमा करेंट अकाउंट। देखिए ये सब नए नए वर्ड आ गए, जिसका नॉलेज नहीं है तो आप फंस जाओगे। जो छात्र ये सब समझेगा नहीं उनके लिए टफ है। करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, फिर कैपिटल अकाउंट, सब बता दूंगा अभी, और लाइफ टाइम याद आएगा मेरे हिसाब से। कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस ऑफ ए पार्टनर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑफ ए PARTN, पार्टनर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑफ ए पार्टनर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर रेस्पेक्टिव बुक वैल्यू। ये काम का है बहुत ज्यादा, रेस्पेक्टिव बुक वर्ड वैल्यू क्या होता है वो मैं बता दूंगा, अंडरलाइन कर लेंगे। रिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। देखो अब हमारी दिक्कत खाएगी, बता रहा हूं, मैंने लिख तो दिया, ये लिखना कितना आसान था कि सर एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं। अब इसको मैं समझाऊंगा एक्चुअली करता है क्या है। लो यादव, तुम देख हमारे स्कूल के पेपर में ये चैप्टर पक्का आता है एवरी ईयर, अभी बोले थे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आएगा, ये आप सुन ही लियो सर से। तो यादव रियलाइजेशन अकाउंट एक्चुअली क्या करता है देख, मैं आज बताऊंगा, बहुत ध्यान से क्यों बनेगा और ये क्या बोला है इसमें, इतना कुछ कहानी समझा दे रहा हूं। होता क्या है कि जब पार्टनर को मालूम ही चल गया कि हमारी फर्म तो बंद हो गई है, हम अपना कारोबार समेट के घर जाएंगे, तो भैया घर जाओगे वो बात तो सही है, घर जाओगे ये बात तो सही है, लेकिन आपने घर जाने के पहले क्या होगा, आपका ये जो बैलेंस शीट में पार्टनर लोग की जो बैलेंस शीट है वहां पे दुनिया भर का डागा क्या है, एसेट्स है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, एक और लेता हूं जैसे स्टॉक, जैसे मेरे को बोलने दे, जैसे गुडविल, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, कुछ भी रहेगा। तो क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 कहता है ये एसेट सारा का सारा मन में सोच नाराज है। डागा क्यों नाराज है, क्योंकि इनको खबर मिल गया कि हम तो बिक जाएंगे अब, क्योंकि लोग तो फर्म छोड़कर क्या कर रहा है, घर जाएगा, बिजनेस बंद करेगा। तो हम जब बिकेंगे तो जिनको जिनको आपको बेचना है, रिलाइज मैंने बेचना, मेरी नजर में ट्रांसफर करना, सेल करना, एक्सचेंज करना, कुछ भी करो आप, तो ये लोग को तो खबर मिली गई, लैंड बिल्डिंग प्लांट को डागा क्या खबर मिल गया कि हमें पार्टनर लोग क्या कर देगा, बेचेगा या खुद ले जाएगा या एक्सचेंज करेगा, कुछ तो करेगा। तो याद रखिएगा ये जितनी भी एसेट्स को पार्टनर लोग को डागा क्या करना है, बाजार में ले जाकर
बेचना है, जो बिकने योग्य मैंने लायक है उन्हीं को आप रियलाइजेशन में ला सकते हो। यानी रूल नंबर 1 कहता है कि ट्रांसफर ऑल एसेट्स, तो ऑल एसेट्स गलती वर्ड है, सारी एसेट्स नहीं, जो एसेट्स बेचने लायक है वो खाली इसके भीतर क्या होगा, जो बिकने वाला है, बोला भैया ये घर छोड़ो, अब बैलेंस शीट लोग छोड़ रहा है अपना डागा क्या, और छोड़कर इसके डेबिट में आ जाएगा क्योंकि इनको बेचना है। इसमें पहले सुन, इकट्ठा करना, गैदर करना आपको एक जगह पे, लेकिन गैदर करते समय कुछ आइटम इसमें नहीं लाएंगे, जो बिकेगी नहीं उसको क्यों लाऊंगा मैं सर। तो एक बार मुझे यादव तुम बता कौन सा एसेट सेल नहीं हो सकता, फिक्स एसेट पक्का सेल होगा। मालूम है मार्कर पेन को भी मैं 1 रुपए में बेच देता हूं कबाड़ी वाले को, तो ये भी बिक जाता है। हाँ छात्रा ने कहा है सर कैश कैसे सेल करोगे, कैश कैश, हाँ सर कैश तो ऑलरेडी सेल हुआ है, रियलाइज मोस्ट लिक्विड एसेट्स ऑफ द इंडिया, तो सर कैश तो एकदम, इसको क्या कन्वर्ट करूंगा, तो कैश तो हम बेचेंगे नहीं, कैश तो ऑलरेडी बिका हुआ है, ऐसा सोच, कैश तो ऑलरेडी रियलाइज है। तो इस छात्र ने कहा कि सर जब हम एसेट्स यहां से यहां ट्रांसफर करते हैं एक एक करके लाइन से, तो गलती से भी मैं कैश को यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि कैश इज नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द ओपन इकोनॉमी या मार्केट में, कैश को सेल नहीं करूंगा। चलिए और बोलिए ना, पहले ये लो ना बैंक बैलेंस, जब कैश, बैंक बैलेंस तो जितना है वही रहेगा। अरे बैंक में 5 लाख है तो 6 लाख थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि अब आप, अच्छा मैं एक कहानी पूछूंगा, गस आप लोग मनी पढ़े होगे इकोनॉमिक्स में, मनी क्या होता है, व्हाट इज मनी, मनी उसको कहेंगे जब जिसका फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो आज भी 100 रुपये, 1 साल बाद भी क्या रहेगा 100 रहेगा, यानी फेस वैल्यू कांट बी अल्टर्ड, आप बदल नहीं सकते, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मैं मनी कह सकता हूं, वो वही रहेगा। लेकिन यार रखना मोबाइल फोन है 6000 में लाए सर, 1 साल बाद कोई बोलता है 2000 ही दूंगा सर आपको मैं, तो इसका ना जिसका फेस वैल्यू चेंज होता है ना, रियल में आप ध्यान से मनी का डेफिनेशन पढ़ना, करीब हाफ पेज लिखा है बुक्स में, बहुत बढ़िया लिखा। मनी क्या है बच्चे समझ नहीं पाते, बस सब पढ़ लिए, मनी तो हम जानते हैं 10 रुपए का नोट, ना गलत बोल रहा हूँ। तो डागा एक बार बता कि सर ये दोनों का तो क्या होगा, ये तो जितना है उतना ही रहेगा, फेस वैल्यू कांट भी चेंज, ये तो वही रहेगा बैंक में, तो इन दोनों का आप बेचोगे नहीं, इसमें नहीं आएगा, समझा दिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, इसमें एक ऐसा अकाउंट है जो एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में से बिकने लायक है, तो वो सारा यहां लाओ, सारा को लाना होगा, डागा सारा को आपको यहां लाना पड़ेगा। एक छात्र बोला सर फर्नीचर बिकने लायक नहीं है, तो डागा कैसे, मतलब कैसे तुम बोलता है सर फर्नीचर कोई खरीदेगा पुराना वाला, आप ही सोचो, लेकिन उससे मतलब नहीं है, फर्नीचर वास्तव में फिक्स एसेट्स है, जो फिक्स होता है वो क्या है, रियल होता है, और रियल बाजार में बिक सकता है, वही अलग बात है कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है ना भाई। मेरे घर में डागा एक सोफा सेट एकदम पुराना जर्जर टाइप का है, उससे लोन को मतलब नहीं है, अकाउंटिंग रूल कहता है फर्नीचर भी आपको इसमें लाना है, भले इसका वैल्यू कितना मिले, 0 मिले, कोई लेगा नहीं आपसे, लेकिन तब भी आएगा, क्यों, क्योंकि बाई नेचर वो क्या है, रियल अकाउंट है, रियल, उसमें सेल होने की क्षमता थी तो वो आएगा, बट कैश बैंक नहीं आएगा। 1-2 आंसर सही लग गए। गुडविल लाना है, हाँ, क्योंकि गुडविल कल ही बता रहे थे, गुडविल सर बाजार में ओपन मार्केट में क्या होता है, आप बिजनेस बेचते हो तो उसका, हाँ सर गुडविल कहीं भी सर रियल एसेट्स है, गुडविल फिक्सिशियस नहीं है, तो गुडविल बच्चे लोग बोलते हैं सर बबलू भैया मैं तो नहीं लाऊंगा, अरे ला यहाँ पे गुडविल क्या करने गए, लाएंगे, अगर है तो, जबरदस्ती नहीं। आप देखिए सर है वाला लाना है, हाँ मैंने लिखा है रिकॉर्डेड एसेट्स आएगा, यानी जो आप बैलेंस शीट में क्या की हो, हाँ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तब गर्ल्स इसमें क्या नहीं होगा, नहीं आएगा। जो एसेट्स गर्ल्स हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, भूल गए थे, कुछ भी छोड़ना, उसको मत लाना। ओ डागा तब रिकॉर्डेड वर्ड इसलिए लिखा गया है, ये की वर्ड है, बोलता है रिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ पे, जो बैलेंस शीट में है, उसको आप रियलाइजेशन में क्या करो, भेजो, और धीरे धीरे यहां से सारा बैलेंस शीट क्या होगा, 0 एक नया खाता स्टार्ट हुआ। अब सुनिए, लाते समय सर ये तो समझ में आ रहा है कि गुडविल भी लाना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी क्या करनी है, लानी है, बट हम लाएंगे नहीं कैश और बैंक को, वो बिकेगा नहीं से। अब आता है सर ये क्या लिखे थे आप, फिक्सिशियस एसेट्स, सर वो एसेट्स है जो रियल नहीं होता है, जिसको बाजार में रिकवरी वैल्यू क्या है, 0, वो होता है फिक्सिशियस। तो बेस्ट क्या मालूम, अच्छा छात्र वही माना जाता है जो फिक्सिशियस नहीं भी समझता है, वो फिक्सिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल ही क्या कर लेगा, अरे लर्न करके जाएगा स्कूल के पेपर में, सर ये 3-4 एसेट्स है जो फिक्सिशियस है, मुझे मालूम ही नहीं हो, मालूम नहीं होगा तो गलत बनेगा। सर फिक्सिशियस एसेट्स आर दोज एसेट दैट कांट बी रिलाइज इन द ओपन मार्केट, वो बेचने लायक है ही नहीं, वो लॉस है, लॉस बिकता है क्या डागा, लॉस कैसे बेच दोगे सर आप बोले लॉस बेचोगे, तो माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में लॉस तो बिकेगा नहीं, तो फिक्सिशियस एसेट रियल में क्या होता है, लॉस होता है, तब हम उसको एसेट्स में क्यों लिखेंगे, मैं पढ़ा दिया था ये सब, आप देखो नहीं होता एसेट्स में गर्ल्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि कुछ कारणों से उसे डागा क्या होता है, लिखना पड़ता है। डागा कभी कभी नहीं होता है, फ्रेंड हमारे अच्छा नहीं है, भाता नहीं है, लेकिन हम उसकी फिर भी उसके सामने तारीफ करते हैं सर, होता नहीं है, मेरे साथ ही होता है बहुत बार, नहीं समझे, मान ले डागा मेरा सासू माँ में 36 का आंकड़ा है, लेकिन जब मिलते हैं तो पैर उठ तो छूते ही हैं,
मेरे माँ बराबर है कहते नहीं हो क्या? कहता ही हूँ, लेकिन वो तो क्या है, दिखाने के लिए कर रहे हो आप, जस्ट फॉर्मेलिटी। लेकिन डागा बहुत जन ये फॉर्मेलिटी को ही कहेंगे फिक्सिशियस एसेट्स, वो वास्तव में क्या नहीं है, एसेट्स नहीं है, बट कुछ कारणों से क्या है हम लिखे हैं उसको एसेट्स में। सर एग्जांपल दे दीजिए ना, हम याद कर लेंगे, सब आइटम याद करवा रहा हूं। पहला, अगर एसेट्स में गर्ल्स पीएल अकाउंट रहता है और इंग्लिश में क्या रहेगा सर, डेबिट। सुनना राठी, एसेट्स तो हमारे देश में क्या होता है, डेबिट ही, तो ये डेबिट है, तो पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा। तो कभी भी स्टूडेंट आप यहाँ पे सोमानी एक यहाँ पे एसेट्स में क्या रहेगा, अरे पीएल अकाउंट, इसको यहाँ पे क्या नहीं करना है, मत लाना। क्यों सर, वो लॉस है, वो जमा हो गया, बस वो फिक्सिस है, एक हो गया। अभी एक हुआ सर, एक देगा आपके स्कूल वाले देंगे एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू। ओ सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कोई भी फिक्स भी नहीं है, क्या नहीं है, करेंट एसेट भी नहीं है, वो रियल नहीं है, वो बिकेगा नहीं, ये लॉस है। तो ये दोनों एसेट डागा इसके भीतर नहीं आएगा, क्योंकि मैं इनको सेल नहीं कर सकता, नहीं ये लॉस है। ये दोनों अभी तो 2 बार डागा, आज ज्यादा दूंगा, लेकिन अभी मत पढ़ना, ये मैं आज सिखा दे रहा हूं, 3-4 नाम आप और लर्न करके जाना, लर्न करके जाना। सर फॉर्मेशन एक्सपेंस है, पार्टनरशिप में नहीं रहेगा, घबरा मत। तो ये फिक्सिशियस एसेट्स है, कौन सा, अरे फॉर्मेशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, आप पढ़ते हो ये सब सर उसमें कॉमर्स में, तो फॉर्मेशन एक्सपेंस फिक्सिशियस है, वो क्या नहीं होगा डागा। अगर यहाँ है भी तो हम विद्यार्थी यहाँ हरगिज नहीं लिखेंगे। तो नहीं लिखने वाले आइटम लर्न कर लिए, कैश, बैंक और डागा कौन सा, फिक्सिशियस। एग्जाम्पल 2, ये 2 पार्टनरशिप में 2 ही काफी है, कंपनी में 6-7 पढ़ेंगे हम लोग। चलिए सर, उसके बाद आप ये सब क्या लिख दिए सर, एक करेंट अकाउंट। कभी कभी पार्टनर लोग का देखना स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में आता है, कैपिटल इधर आएगा। यादव तुम बता, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्यों आता है, क्योंकि पार्टनर ये पैसा, हाँ फर्म को पार्टनर को देना है, फर्म को पार्टनर को देना है, लायबिलिटी है, फर्म लिया है। लेकिन मालूम है इस चैप्टर में कभी कभी डागा क्या होगा, कैपिटल आप देखिएगा विचित्र खेल खेलेगा, आपको जानबूझ के स्कूल वाले टीचर एसेट्स में देगा, इधर देगा एस कैपिटल। यादव क्लियर हो जा, एसेट्स में एस का कैपिटल क्यों है, हाँ ये सुनिए रुक जा, एसेट्स में आने का मतलब इसको डेबिट कहते हैं। मतलब मालूम है डागा, ये इसका मतलब फर्म देगा नहीं, फर्म पार्टनर को देगा नहीं, पार्टनर से लेगा। यानी पार्टनर क्या किया है, जितनी कैपिटल लगाया उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया है। तो फर्म बोला भैया गलती हो गया, तुम तो ज्यादा ले लिया, लगाया 10 रुपया, सुना 15 तुम लेकर गए, तो 5 मुझे दे, तो वो फर्म के लिए क्या हो गया, एसेट्स हो जाता है। लेकिन ये याद रखना किसमें ट्रांसफर नहीं होगा, हाँ रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत करना। तो सर ये डेबिट बैलेंस का मतलब, तुम गर्ल्स बहुत सही बोली हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस बहुत जन समझते नहीं। मैंने पार्टनर ने एक्सेस मनी विड्रॉ किया है और फर्म उससे क्या करेगा, देगा नहीं, बोला तुम दे मुझे लाकर, मैं तेरे को तो तुम मुझे दे, नहीं तो डूबेगा दूसरा। तो वो होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, और एक होता है करेंट, इनको ट्रांसफर नहीं। एक क्वेश्चन एक पढ़ा दिए 2 मार्क्स का, राठी क्वेश्चन आता है कौन कौन सा एसेट्स है जो रियलाइजेशन के डेबिट में विद्यार्थी क्या नहीं करेगा, हाँ डेबिट में ट्रांसफर नहीं करेगा। मेरी नजर में इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो सेल नहीं होगा, और कैश और बैंक इसलिए नहीं ट्रांसफर करते हैं, उनका फेस वैल्यू क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, वो 10 साल बाद भी 100 का नोट ही रहेगा, उसकी ताकत 100 की रहेगी, बस कहानी खत्म। ये एसेट्स आप ट्रांसफर मत करना। अब विचित्र खेल उठता है कि सर इतना लंबा ये चलेगा, भी देखते जाओ कि सर डेटर्स वगैरह में थोड़ा दिक्कत होगा। कशिश बता क्यों बोलते हो, डेटर्स के नीचे एक फिगर लेस किया हुआ रहता है, तो ये बड़ा सुनते यार बड़ा ताजुब होता है। सर हमारे स्कूल का पेपर में आप तो पढ़ा दिए, डेटर्स मान ले 10,000 का है, यहाँ लिखा हुआ है लेस PBDD 2,000। अब बताइए राठी तुम छात्रा कि डेटर्स जब आपको बैलेंस शीट में क्या करना होगा, किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट। भाई उसमें तो डेटर ये वाला लिखेंगे ना, ये वाला ना ये वाला। अब ये सोचिए, इधर मैं बोला ना कि सारा एसेट्स यहाँ आएगा, डेटर तो रियलाइज होगा। अरे डेटर से तो तकादा करके पैसा हम लेंगे कि भाई साहब पैसा दो, तो डेटर्स रियल एसेट्स, आपको पैसा मिलेगा, नहीं ला पाए वो आपका फॉल्ट है। तो डागा स्टार्ट कर, 1000 10,000 लूँ ना 2,000 ना 8,000। तो रूल्स क्या, मैंने नहीं बनाया रूल्स कह रहा है कि जब भी कोई एसेट्स में स्पेसिफिक रिजर्व है, स्पेसिफिक कोई प्रोविजन वहां से क्या किया हुआ है, आप देखिए इसको। अरे सर लेस करके 4-5 आइटम डाले हैं, मालूम है IC में एक देता है स्टॉक 10,000, और पहली बार देखना क्या देगा, स्टॉक रिजर्व 1,000। अब विद्यार्थी फंस गया, सर 9,000 यहाँ लिखना है ना 10,000 लिखना है। तो नियम कहता है कि जो अमाउंट ग्रॉस होगा, ग्रॉस इसको कहते हैं, मैं पढ़ाया था 11 में, ये ग्रॉस है और इसको NRB कहते हैं, नेट। तो आपको हमेशा ग्रॉस लेने बोला है। तो इसका ना राठी क्लियर कर दिए, ये नोट में लिखवाऊंगा कि एनी एसेट्स अगेंस्ट विच ए पर्टिकुलर प्रोविजन हैज बीन डिडक्टेड, इस तरह के कुछ रिजर्व वगैरह क्या किया हुआ है,
लेस किया हुआ है। अगर लेस किया हुआ है तो आपको कौन सा फिगर लेना है? तो नियम कह रहा है आपको हमेशा ग्रॉस लेना होगा। तो ये बोलता है मैं खा गया सर, मेरे को लोगे ही नहीं आप। तो वास्तव में ये एसेट्स का आइटम है ही नहीं, इसको तो जबरदस्ती था किधर का है ये लाइबिलिटीज का था। पीबीडीडी वास्तव में सोचा जाए ना तो किधर का है, उसको यहां से हम क्या करते हैं, लेस करने का नियम है, लेस करके दिखाते हैं। तो पीबीडीडी क्या होता है, जो डेटर मेरा पैसा डुबाएगा। तो डागा एक बार बताया 10,000 में से 2,000 रुपया डूबेगा तो मिलेगा कितना? 8। लेकिन ये तो आपने सोचा है डूबेगा, आप उसको वो कस्टमर बोल के थोड़ी गया कि सर मैं पैसा डुबा दिया हूं, इसीलिए हम उम्मीद करेंगे डेटा से कितना मिलेगा। हाँ 10 ही मिलेगा सर, 2,000 तो मेरी सोच थी, तो आपको 10 लिखना होगा। और तब ये 2,000 कहाँ जाएगा, ये बोलता है मुझे ले, तो ये कहाँ का आइटम है, एक्चुअली ये लायबिलिटी का, मालूम है। तो ये क्लियर हो गया कि एसेट्स वाला आइटम आपको रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है, तो ये समझ गया लायबिलिटीज वाला किधर जाएगा, तो पीबीडीडी उधर लिखना होगा। एक बार सिखा रहा हूं, उसको सुनिए आप लोग ध्यान से। तो इसका ना क्या होता है, जब एसेट्स गर्ल्स ट्रांसफर करेंगे, एनी एसेट्स अगेंस्ट व्हिच ए स्पेसिफिक रिजर्व और प्रोविजन हैज बीन डिडक्टेड इन योर क्वेश्चन, देन स्पेसिफिक रिजर्व और प्रोविजन should be shown on the reverse side of realization account and that particular amount should be shown as किस वैल्यू पे, ग्रॉस पे दिखाना होगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। सिंपल वर्ड में सुन ले, आपका मार्क्स वहां भयंकर कटेगा। आंसर टैली होगा, तुम 8 भी लिख के बनाएगा तो टैली हो जाएगा, लेकिन वो गलत है सर टेक्निकली। तो सर ये नोट लिखवाइए, तो लिखो नोट नंबर 1 लिखवाए, नोट नंबर 2, ओ ये नंबर नहीं दिए हैं स्टूडेंट, लिखो नोट 2। 1-2 आइटम ये है जहां समझना पड़ेगा सर आपको, बहुत भयंकर है। देखिए नोट 2 में लिखना है इस तरह से, एन एसेट, ये समझ पाते हैं तुम लोग, देख तो, एन एसेट अगेंस्ट विच अभी जो पढ़ा है वही लिखवा रहा हूं, अगेंस्ट विच ए प्रोविजन, जिसके लिए हमने कुछ प्रोविजन करके रखा है, प्रोविजन और RESERVE, प्रोविजन और रिजर्व, और प्रोविजन रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड। सर नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल अभी बोला था वही लिख दे, पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउ। एक और लिखो, एक और लिखे विद्यार्थी हमारे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये क्या होगा मालूम है, एसेट से क्या किया रहेगा, लेस करके देगा लोग, माने डेटर्स लेस पीबीडीडी, और फिक्स एसेट से देखना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लेस करके देगा। शुड बी ट्रांसफर्ड, तब मैंने अभी क्या सिखा दिया, शुड बी TRANSFERRED, should be transferred at its gross value, should be transferred at its gross figure लिखना, वैल्यू की जगह आप फिगर लिखोगे, ग्रॉस फिगर, should be transfer at its, एज नहीं है सॉरी, at its gross figure, ये क्लियर हो गया सर, and not at its net figure, and not इट्स नेट फिगर। ये काम का चीज लिखवाया हूं। अब ये नोट देखो तो यादव, ये नोट क्लियर कर ली कि कोई भी एसेट्स में अगर रिजर्व या पीबीडीडी या ऐसा आइटम लेस किया है तो आप एसेट्स को ग्रॉस पे, डेबिट साइड में ग्रॉस में दिखाएंगे और उधर उसका रिजर्व उस साइड लिख देंगे, किस साइड, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो नोट 2 अपना सर यहाँ पे खत्म हुआ। सर उसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये नहीं लिखवाऊंगा अभी, हाँ कैश और बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करते हैं। नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर कितना लिखवाए, 2। अच्छा अब एक कहानी बनेगा, देख आईसी में क्वेश्चन आएगा कि कैश और बैंक बैलेंस हमें क्या नहीं करना है, रियलाइज, क्योंकि वो तो बिका हुआ है, उसको मैं बेचूंगा थोड़ी, उसका फेस वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, तो उसको तो बेचना नहीं। जो एसेट बिकेगी नहीं वो रियलाइजेशन में क्यों ले जाओगे, लेकिन ना एक केस में जाएगा, वो आपको सिखा दे रहा हूं। तो आप लोग लिखिएगा नॉर्मली कैश और बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में क्या नहीं है, नहीं आता है सर, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है। तो लिख देना कैश एंड बैंक बैलेंस should not be transferred, TRANSFERRED, transferred to realization account। कारण अभी बता दिए थे, क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं यादव, चलिए लिख देगी। और क्या लिखा जा सकता है सर, कैश और बैंक इज द हाईली लिक्विड एसेट्स है और हमारा टारगेट ही है सबको कैश में बदलना है, लैंड बिल्डिंग को, तो ये तो ऑलरेडी क्या है। और लिख देना कैश इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैश के द्वारा ही सर पूरी व्यवस्था क्या है, चलती है। मैं पढ़ाता हूं तो उसे कैश लेता हूं, वही तो सर हम जब सेटलमेंट करेंगे बाहर वाले को किस में करेंगे, कैश में करेंगे, तो मुझे लैंड और बिल्डिंग को तो कैश में हर हाल में क्या करना होगा,
बदलना पड़ेगा। और लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा आइटम है जो इमूवेबल भी है, जिसको आप किसी को दे देंगे तो वो क्या नहीं होगा, काम कैसे आएगा, मान ले, समझ में आ रहा है ना, वो तो इमूवेबल है। जो भी हो आप ऐसे बना के लिखना, ये सब क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन कब कैश और बैंक जाएगा, कहानी बना लेते हैं। मान लीजिए डागा मेरा फर्म बंद हो गया ABC, लेकिन मान ले ABC ने एक गेम खेला, क्या, एक किसी ऐसे पर्सन को पकड़ा, वो मेरा बिजनेस उसको पसंद आ गया। हमें तो बिजनेस बेचना ही है, हमें लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन स्टॉक बेचकर बाहर वाले को चुकाना है। ये बोला ना 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 सर, मैं एक एक आइटम नहीं लूंगा, पूरा बिजनेस मुझे दे दो, पूरा बिजनेस मुझे दे दो, बोलो कितना पैसा देना आपको, कहानी खत्म करो। उसमें लैंड है ना, बिल्डिंग है ना, मशीन है ना, कैश है ना, बैंक है, उससे मुझे हाँ फर्क नहीं पड़ता। आप बोली बताओ कितना लोगे, मैं बोला भाई तुम एक काम कर, तुम मुझे 50 लाख दे दे, तेरे को बिजनेस ही दे दूंगा, जो कुछ है वो बोला मेरा होना चाहिए। तो उस समय आप उसे कैश और बैंक भी क्या कर रहे हो, दे दिए, वो पूरे की बोली लगा दिया। तो इसको कहते हैं, जब आप अपना पार्टनरशिप फर्म स्टूडेंट में जब डिसोल्यूशन पढ़ाऊंगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हम अपना बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न किसी को दे दिए, गोइंग कंसर्न मतलब वो आगे वो क्या करेगा, चलाएगा, वो सारा आइटम उठा के ले गया। बोली बोलिए सर, जैसे जगह है डागा, मैं या तो इसको बेचूं या पूरा, कोई टीचर बोला सर पूरा कोचिंग सेंटर जैसे पूरा लूंगा, भैया पूरा लूंगा तो इसका पैसा भी दे, उसका भी दे, तो मैंने सारा पैसा क्या कर दिया ना, जोड़कर उसे रेट बोला हूं कि जगह लोगे तो 5 लाख, पूरा लोगे तो 7 लाख। अब तुम सोचो, तो डागा वही चीज हुआ कि व्हेनेवर वी सेल आवर बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब तुम पूरा ले ले। अब बोली मैं बोल दूंगा, उसमें कैश है ना, बैंक है ना, वो तुम समझ अपना, तब उस समय कैश और बैंक भी क्या होगा ना, हमने उसको क्या कर दिया, दे दिया, तब वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। आप उसको भी उसको दिए हो, मैंने उसका भी पैसा आप उससे, अरे भैया हाँ लिए हो, तो सिंपल वर्ड में आप उसको जोड़ के बोले होगे तो तब आपको ट्रांसफर करना है। बट IC का नियम कह रहा है या CBSE या रूल्स ही कहता है ट्रांसफर नहीं करना है। तो कब करेंगे, यहाँ पे लिखो एक्सेप्शंस, ये पूछ सकता है कि कब होगा, 1 मार्क्स में। एक्सेप्शन मैंने अपवाद, इसके खिलाफ जाएगा, तो लिख ले गर्ल्स, वहां पे लाइन को जोड़ दीजिए स्टूडेंट। हाँ, इन केस ऑफ, हाँ, in case of dissolution of a firm on account of sale of business, ऐसे लिख दो, in case of, उतना कौन लिखेगा, सेल ऑफ बिजनेस, हमने बिजनेस ही क्या कर दिया, पूरा बेच दिया, अलग अलग रेट नहीं लगेगी, ठीक है। तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस अदरवाइज एक लॉ का वर्ड है, मालूम है, अनलेस अदरवाइज इससे। हाँ, अगर कोई अलग बात हो गई, अगर मुझसे डाका क्या है किसी की, मैं अपना बिजनेस बेचूंगा, तो मैंने उसको बोला देख भैया, वो बोला मैं पूरा लूंगा, बोला सर मेरे को सब कुछ दे दो, बोली बताओ, तो मैं बोला ना देख, कैश और बैंक नहीं दूंगा, तुम बाद में ले लो, वो मेरा बैंक में, मेरे पॉकेट में, मैं घर ले जाऊंगा। तो वही चीज लिखा है कि अगर सवाल में कोई एग्रीमेंट हो गया तो अलग बात है। ऐसे जब भी एक वर्ड आएगा क्या कि मैंने बिजनेस बेचा है, तो उसमें आप कैश और बैंक को भी रियलाइजेशन के डेबिट में क्या करना, ट्रांसफर करना है, मतलब आपने उसको भी उससे क्या कर दिया है, बेच दिया है सामने वाले को। तो लिख लेना अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, कॉमा दे लिखो, कैश एंड बैंक बैलेंस शैल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड, कैश एंड बैंक बैलेंस, शैल वर्ड आप समझते हो, ऑल्सो भी समझते हो, ऑल्सो भी TRANSFERRED, शैल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ये हम लोग फिर एक 2 मार्क्स का, देखो आपको मैं 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डील कर दे रहा हूं, अब आप घर में थोड़ा इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ना। इतना कुछ यहाँ पे एक एंट्री थी, लेकिन सर इतने रूल्स है उसके भीतर कि ग्रॉस फिगर क्या है, नेट फिगर क्या है, फिक्सिशियस एसेट्स क्या है, डेबिट बैलेंस क्या है, वो सब देख लेना वहां पे। सर उसके बाद कौन कौन सा एसेट डागा ट्रांसफर नहीं करेंगे हम, फिक्सिशियस एसेट, कैश और बैंक तो लिखवा दिया, मत करना, फिक्सिशियस एसेट रियलाइजेशन का डेबिट, तो उसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सर हम लोग भूलने वाले हैं, तो लिख लो, लिखो सम एग्जाम्पल ऑफ फिक्सिशियस एसेट्स, example of FICTITIOUS, fictitious assets, not to be क्या होगा, ट्रांसफर्ड, मैंने हमें वहां नहीं भेज रहे हैं क्योंकि ये लॉस है, बिकेगा नहीं, ट्रांसफर टू। सर कौन कौन सा, तो बेस्ट होता है ना, इसको मैं तो कहूंगा आप लोग याद करके रखना, ये समझ के भी याद नहीं रहेगा आपको। सर कौन कौन सा आइटम स्कूल के पेपर में देंगे, लिखो, एक डेबिट बैलेंस ऑफ PL, डेबिट वर्ड आना चाहिए वहां, तो लिखो डेबिट बैलेंस ऑफ PL। ये किस साइड में देगा मालूम है, बैलेंस शीट के, कोई बोल पाएगा, एसेट्स में देगा। एक एग्जांपल लिख ले भैया, डेबिट बैलेंस ऑफ PL। एक लिखिए आप लोग स्टूडेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं इसको, अब मेरे पास स्पेस नहीं है भैया, तो लिखो डेफर्ड
रेवेन्यू क्या, एक्सपेंडिचर। दैट इज, इसका एग्जाम्पल लिख, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। और मैं यहाँ ये एग्जाम्पल कहाँ लिख दिया, यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट 2 नंबर, डेफर्ड, DEFERD, डेफर्ड। ये वर्ड याद रखना, काम का वर्ड है स्टूडेंट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। सर एग्जाम्पल इसका, इसके भीतर आता है कौन सा एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट क्या, हाँ वही एक्सपेंडिचर, सस्पेंस देख सकते हैं। ये हो गया किसका एग्जाम्पल दिए, फिक्सिशियस। ये याद रखना, चल रहा है ना, वो दूसरा ले लेगा लोग। चलिए फिर सुनिए, उसके बाद क्या करना है सर, हाँ सुन अभी काम बहुत नोट है सर। नोट नंबर 3, नोट 4, सर कोई एसेट्स हम गलती से बैलेंस शीट में नहीं लिखे थे। ABC कह रहे हैं सर हम लोग बैलेंस शीट में एक एसेट्स रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो वो एसेट्स क्या रियलाइजेशन में लिखेंगे ना। मैंने बोला था जो बैलेंस शीट में क्या है, रिकॉर्ड किया हुआ है वही रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। आप रिकॉर्ड नहीं किया, आप तो भूल गए थे। तो इसमें ध्यान रखना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, मैंने भेजना, नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। चल रहा है खुश। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, विद्यार्थी अंडरलाइन कर ले, कभी भी अनरिकॉर्डेड जो हमने बैलेंस शीट में क्या नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं करके रखा, उसका कोई बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अच्छा, तो उसको हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। नोट 5, अच्छा, ऑल एसेट्स जो आप ट्रांसफर करोगे, ऑल एसेट्स टू बी जो हमें ट्रांसफर करना है, डागा कहाँ, किसके भीतर, रियलाइजेशन अकाउंट के भीतर। ऑल एसेट्स टू बी ट्रांसफर्ड मस्ट बी, होना चाहिए, एट किस पे, ए देखो ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं, कसी से बाद सीखी क्या, एड बुक वैल्यू मतलब क्या होता है सर, पहले नहीं पढ़ा, आप क्या ये बोलते हो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है सर, इजी तो है ना, इंपॉर्टेंट है, कारण समझ क्यों लिखा है कि जब भी कोई एसेट्स हमारा स्टूडेंट रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेगा, टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, स्टॉक, गुडविल, तो बुक वैल्यू पे लिखना होगा, उसका मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर नहीं समझे, मान लीजिए गर्ल्स बैलेंस शीट में लैंड लिखा हुआ है 5 लाख, तो बैलेंस शीट के भीतर जो वैल्यू होता है मालूम है उसको क्या कहते हैं, डागा हम लोग, बोलिए जरा, हाँ बुक वैल्यू, दैट इज बुक वैल्यू, ऐसा सोचना। अच्छा लैंड के साथ बिल्डिंग जोड़ूंगा तब अच्छा लगेगा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो मुझे बता खुश कि ये बुक वैल्यू है, लेकिन सवाल में हमें लग रहा है सर ये लैंड तो बेचेंगे, तो टीचर लिख रहा है इस लैंड को सेल करने पे इन लोगों को 12 लाख मिलेगा, तो डागा मैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में 5 लाख लिखूं ना 12 लाख, हाँ 5 लाख। ये देखो बुक वैल्यू पे लेना, बुक वैल्यू किसको कहते हैं, जो बैलेंस शीट के भीतर रिकॉर्डेड है, आपको इधर उधर वाला फिगर नहीं लेना है, जो रिकॉर्ड। अब देख एक जगह रिकॉर्ड में दिक्कत आएगा, देखते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या कहोगे, इसको राठी को कहने दे। राठी तुम बता कि पार्टनरशिप में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 1 लाख बाहर वाले, और साइड में MB लिखा हुआ है 80,000, MB माने मार्केट वैल्यू, तो बोलते ये क्या होता है, दो वैल्यू क्यों है सर, इसका लिए हम लोग मालूम है इन्वेस्टमेंट को जब अपने जेब से खरीदे थे पैसा लगाकर, तो हमारा इन्वेस्टमेंट में 1 लाख लगा था, दैट इज कॉस्ट, लेकिन आज उसका दाम डागा घट गया है। मैंने खरीदा था मान ले जून महीने में, आज दिसंबर है, तो दिसंबर में मुझे दोस्त बोला यार भाई इन्वेस्टमेंट तेरा 80,000 का हो गया, मालूम है दाम गिर गया शेयर मार्केट में कहीं पे भी, तो डागा में 1 लाख लूंगा ना, 80, 1 लाख, इतना तो चिल्ला है। रिकॉर्डेड वैल्यू, दिस इज रिकॉर्डेड वैल्यू, ये जुड़ा है बैलेंस शीट में, ये नहीं जुड़ा है तो साइड में है, इसको कहते हैं डिस्क्लोजर, इससे हमें क्या नहीं है अभी मतलब नहीं है। हमें जब ट्रांसफर करना है तो एकदम याद रखना, इतने छात्र यहाँ गलती करते हैं सर मार्केट, वो इतना तो सिखा रहा हूं कि बुक वैल्यू पे लेना होगा, जो बैलेंस शीट में प्रिंट है वही डालने का है। ओ सर बैलेंस शीट का प्रिंटेड वैल्यू लेंगे, हाँ नेचुरल प्रिंटेड वैल्यू लेना है, इससे तेरे को क्या नहीं है मतलब नहीं है, ये क्लियर कर दिए। तो सर ऑल एसेट्स शुड बी ट्रांसफर्ड एट रिकॉर्डेड वैल्यू, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, बुक वैल्यू। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम डागा क्या नहीं करेंगे सर, एक बार अनरिकॉर्डेड एसेट का कृपया एक एग्जांपल दो ना, नहीं समझ में आ रहा है, देख दिखा दे रहा हूं। राठी तुम बता कि ये मैं घर से एक टीवी सेट लाया हूं, सर पहले तो नहीं थे हम जब पढ़ने, हाँ नहीं था, अभी लाया हूं, लेकिन मालूम है मैं यहाँ पे कोई जर्नल ही नहीं बनाया, मेरे विचार में क्या ये टीवी सेट लगा, कुछ दिन बाद क्या करेंगे डागा, अरे घर ले जाऊंगा, तो मैंने बुक्स में ही क्या नहीं किया, तो मान ले तब टीवी सेट मेरे बैलेंस शीट में दिखाई देगा ना, दिखाई नहीं, मैं तो जर्नल एंट्री नहीं बनाया हूं, मैं सोचा छोड़ना कौन देखने आ रहा है, मुझे कोई देखने थोड़ी आ रहा है यहाँ पे, मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया हूं, तो ये कौन सा एसेट्स है अनरिकॉर्डेड। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी तो उसको रियलाइजेशन के डेबिट में डागा
नहीं ले सर, आप कहाँ लिखवाया? यही तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर दोज एसेट ड्यू टू एनी रीजन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। आप नहीं रिकॉर्ड किए थे, कोई भी वजह रहा होगा, नहीं किए थे सर, तो उसको आपको क्या लिखा है? हाँ यही तो नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। तो इतना एसेट्स का रूल, इसमें सारे 2-2 मार्क्स की थ्योरी हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अब डागा रूल नंबर 1 क्या हुआ? रूल नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया, ए रूल पे बनेगा। देयर आर 10 स्टैंडर्ड रूल्स। तो रूल नंबर 1 है ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ट्रांसफर all assets which is recorded in your balance sheet at book value to a newly account known as कौन सा? उसमें डेबिट में, वो भी डेबिट में, क्रेडिट में नहीं, डेबिट में। सर क्यों? क्योंकि सारा एसेट्स क्या होने वाला है ना, बेचने वाला हूं, तो पहले उनको इकट्ठा दागा, जब हम लोग घर का कचरा निकालते हैं तो पहले मम्मी क्या करती है? इकट्ठा करती है। सर यहां से लाए, यहां से लाए, यहां से लाए, यहां से, फिर उसको क्या कर देंगे? बेचेंगे। तो पहले हम इकट्ठा कर रहे हैं, कौन कौन सा बिकेगा उसको कहां भेजो आप? कहां भेजोगे? के डेबिट में, के डेबिट में। तो जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नो कि एसेट्स टू रियलाइजेशन। तो ये जनरल एंट्री हो गई। सर उसके बाद क्या कराओगे? नेचुरल है कि दूसरी एंट्री यादव खुद बोल देंगे। सर इसके बाद क्या करेंगे? सवाल 10 स्टेप है। अब स्टेप धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, घबरा मत। बोल भाई यादव। अब यादव बता, जितनी भी लाइबिलिटीज है बाहर वाला, एक्सटर्नल, वो लोग हमसे पैसा मांगेगा, उनको खबर मिला कि फर्म डिजॉल्व हो गई है, तो लोग आ गए घर में, बोला सर पैसा दे दो आप अपना हमारा। तो जितनी भी लाइबिलिटीज बाहर वाली होती है, दैट बिलोंग्स टू आउटसाइडर्स, थर्ड पार्टी, उसको भी मुझे रियलाइजेशन में क्या करना है? लाना पड़ेगा। मतलब वो जो बैलेंस शीट में लिखा ना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह वगैरह, ओ सर सारा लाइबिलिटी वहां से निकाल कर क्या करो आप? बैलेंस शीट धीरे धीरे क्या होगा? हाँ खत्म होने जा रहा है, और हमने उसको रियलाइजेशन में भेजूंगा। तो ये 2 नंबर एंट्री है। एंट्री नंबर 2 लिख लो सर, लिखो ऑन ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, और ये ऑन ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, ऑन ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर एक वर्ड ये याद आया छात्र तुम लोग को? पीबीडीडी किधर रहता है? सोमानी एसेट से क्या किया रहता है? ओ सर ये किधर का आइटम है? हाँ एक्चुअली लाइबिलिटी का होता है एज पर रूल। तो ये मजेदार कहानी एक सीखे सर, वो ऐसा बात है कि हाँ पीबीडीडी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है मालूम है? किससे लेस क्या रहता है? अरे किसी बच्चे को मालूम है? हाँ सर ये एसेट्स है, इसको सबको क्या करना है? इस तरह की जितनी भी लाइबिलिटीज है, और वो 2 आइटम भी किस में डाल देंगे हम? सर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। लेकिन आपको तो ये लिखा, आपको तो जर्नल बनाना है, बना जर्नल एंट्री। तो सर इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सुनिएगा, जितनी भी लाइबिलिटीज है डेबिट हो जाएगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। एक छात्र के लिए भारी है, वो बोला सर आप ही समझे, मैं तो इस एंट्री को क्या नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, वो एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ये एंट्री बनेगी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। सर थोड़ा सा आप समझा दो तो क्या करना है हमें? तो देखो ये जो हमें सोमानी कौन सा अकाउंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर? तो रियलाइजेशन अकाउंट के भीतर वो जो बैलेंस शीट में जो बाहर वाला एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को इधर लिखेंगे। सर इधर मतलब एक बार ना आप दिखाओ, तुम बोला सर मुझे दिखाइए करके, यही तो बाई क्रेडिटर्स, बाई बिल्स पेबल, बाई मान ले आउटस्टैंडिंग क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब क्या है? बाहर वाला लाइबिलिटी है। कहाँ था ये सब? बैलेंस शीट में था। लाइबिलिटीज है, हम पकड़ कर क्या किए? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब यहां से मुंह से जर्नल बोलेंगे, जर्नल कशिश अग्रवाल सिखाएगी, जर्नल इसको पहले बोलेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। देख यहां मिल गया तो टू रियलाइजेशन, यहां इसका एंट्री बनाने बोलेगा टीचर, तो क्या बोलना? बीपी अकाउंट डेबिट। ओ सर जितनी भी लाइबिलिटीज है इधर लिख लो और उसका एक जर्नल बना लो। सर ये लाइबिलिटीज में भी क्या कोई नोट आएगा? हाँ आएगा। अब देख गर्ल्स, लाइबिलिटी में क्या दिक्कत होता है कि क्रेडिटर्स में मैं देखा हूं कभी कभी कुछ लेस किया हुआ रहता है। एक छात्र बोला सर पढ़ नहीं पढ़ रहा है, क्या बोले आप? देखो हम लोग जब 11 में स्टूडेंट लाइबिलिटीज लिखते थे तो सोमानी यहाँ संडी क्रेडिटर्स क्या होता है? जिसको हम लोगों को पैसा देना है। लेकिन मान ले डागा जिनको मुझे पैसा क्या करना है? देना है। वो लोग मुझे बोला सर आपको हम 2000 रुपया क्या करेंगे, जब आप पेमेंट करोगे तब मैं आपको